फिजिकल टैटूज के अंदर एक एनर्जी होती है जो मोटिवेट करती है हमें हर एक सिचुएशन में। जब कुछ ही खत्म हो चुका है पूरा कपड़ा ही हट गया, कुछ नहीं है, एक थप्पड़ है बस, सबसे पावरफुल पॉइजन जिसको तो या वो भी एक साधना ही है। बेली बटन के नीचे महाकाल हो गया, त्रिनेत्र हो गया। और शिवाइज मूव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिटोड गुच्ची, जहां हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी, आर्ट और उन लोगों के बारे में जो अपने पैशन को प्रोफेशन बना चुके हैं। तो आज है हमारे साथ ऐसे आर्टिस्ट जिनकी कला सिर्फ कैनवास तक सीमित नहीं है, बल्कि इंसानों के जिस्म पे भी अमर होती है। तो आज के गेस्ट से स्वागत करते हैं मिस्टर प्रमोद, जो कि एक पैशनेट टैटू आर्टिस्ट हैं, जिनकी सोच और शाही लोगों के दिलों को छू जाती है। तो मिस्टर प्रमोद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए मेरे को इधर। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके टैटू आर्ट का सफर कैसे शुरू हुआ। अर्ली एज मेरे को टैटू का शौक ऐसा स्टार्टिंग से नहीं था। पहले मैं जस्ट स्केच करता था अपनी नोटबुक्स के अंदर। धीरे धीरे मैंने इसको और फाइन करना शुरू कर दिया, और जैसे ही मेरा बीए कंप्लीट हुआ मैंने सोचा कि एक आर्टिस्ट्री का कोर्स किया जाए कहीं से, जहाँ पे मुझे एक अच्छा आर्टिस्ट मिले जो मुझे अच्छे से ट्रेन कर पाए। तो उसके लिए मैंने चूज़ किया जयपुर से एक अच्छे आर्टिस्ट को, और मेरा सफ़र वहीं से शुरू हुआ था। शुरू में मैंने सोचा नहीं था इसको एज एन प्रोफेशन चूज़ करने की। बस मैं अपनी स्किल को डेवलप करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा था इसको करने की। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको करता गया मुझे बहुत मज़ा आता गया, और फिर तो आपको कितना टाइम हो गया इस चीज को? मुझे अराउंड 10 ईयर्स हो चुके हैं इस टैटू इंडस्ट्री के अंदर। तो 10 ईयर्स पहले आपने ये सोचा था कि आप इस मुकाम पे आके पहुंचोगे? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था, और ऐसा सोच के तो नहीं किया था कभी कुछ। बाकी हाँ ठीक है, जैसे जैसे आर्ट इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे और मज़ा आता रहा, चीज़ें और फाइन होती गई, आर्ट को और अच्छे से समझ में आने लग गया, पर्सपेक्टिव और क्लियर होता गया चीज़ों को देखने का। तो आई एम एंजॉइंग, तो मज़ा आ रहा है। तो इसलिए धीरे धीरे चीज़ें बदली, डे बाय डे एक्सपीरियंस गेन होता गया, और आज। ठीक है, आपने अपना पहला टैटू कहाँ डिजाइन किया और क्या डिजाइन किया? आफ्टर ट्रेनिंग मैंने मेरा पहला टैटू, मेरे एक भैया है जिन्होंने मुझे गाइड किया था इस पूरी जर्नी के अंदर, उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया था। एक छोटा सा वेक्टर आर्ट था पपी को लेके, बिकॉज इज ए डॉग लवर। तो उनके लिए मैंने डिज़ाइन किया था एक वेक्टर आर्ट, और आई थिंक 10-11 साल हो गई होगी इस बात को जब मैंने मेरा पहला टैटू किसी को किया था। तो इसके पीछे का कुछ विजन था? हाँ, विजन था। टैटू जब मैंने शुरू के अंदर उसका प्रिंट आउट लिया था, उसके जस्ट बाद ही मेरे से और जो सीनियर आर्टिस्ट थे उन्होंने मेरे को बोला था कि कुछ चीज़ें इसमें कम कर लेनी चाहिए, बढ़ा लेनी चाहिए, हटा देनी चाहिए, क्योंकि वैसा ये बनेगा नहीं या वैसा दिखेगा नहीं। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था इस चीज़ को लेके कि जैसा मैंने सीखा है और जैसा मैं इसको करना चाहता हूँ वैसा मैं इसको कर दूंगा। तो जब वो टैटू बना और वो रिजल्ट मेरे सामने आया तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो फाइन था मेरे उस टाइम के अकॉर्डिंग, और मुझे पसंद आया वो। तो आपको इस टैटू आर्ट में सबसे ज्यादा इंस्पायर क्या करता है? आर्ट, कल्चर, या कोई पर्सनल कहानी? जैसे इसको आज 10 साल हो गए। तीनों का ही मिला जुला रूप मान लो। वैसे तो मेरे को ऐसा लगता है कि पर्सनली पर्टिकुलर हर एक मूड पे डिपेंड करता है आर्ट, और मेरे हिसाब से तीनों का रिलेशन मेरी जिंदगी में अलग अलग रहा, और तीनों के इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा डीप रहे। आर्ट इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद स्पिरिचुअल कनेक्शन ऐसा है कि मुझे सिंबल्स के बारे में जानना पड़ा, जो जैसे जैसे मैं देखता गया, हर एक कल्चर को समझता गया, हर एक मैंने बहुत सारे लोगोज देखे, अलग अलग ओम है, खंडा है, वगैरह वगैरह, क्रॉस है, उनके मीनिंग पता किए, उनका कनेक्शन पता किया लोग कैसे करते हैं। कल्चर से कनेक्ट होने के बाद में थैंक्स टू गॉड कि मैं संस्कृत से हूँ। मैंने मेरी स्टडीज़ 10th के बाद में संस्कृत से ही करी है, तो उसने मेरे को बहुत कल्चरल टैटूज़ के बारे में और ज़्यादा मोटिवेट किया। मैं बेसिकली संस्कृत कैलीग्राफी टैटूज़ करना बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे पसंद करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर बहुत डीप मीनिंग होता है, और पर्टिकुलर वो एक कनेक्शन के साथ में होते हैं जो अच्छे से पसंद आते हैं क्लाइंट्स को, कि उनको एक टैटू कर करवाना है और वो मीनिंगफुल होना चाहिए, तो उनको कैसा डिज़ाइन चूज़ करना है उस बारे में। तो कल्चरल इफेक्ट ऐसा रहा, मेरे को धीरे पता लगा। देवनागरी स्क्रिप्ट जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, संस्कृत और हिंदी, उसके एक्सटेंशन मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ठीक है, तो कोई पर्सनल कहानी नहीं है किसके पीछे? इस आर्ट को इंस्पायर करने के लिए? पर्सनल कहानी तो कुछ नहीं है, एक थप्पड़ है बस, वही पर्सनल कहानी मान लेते हैं। एक थप्पड़ जरूरी होता है ज़िंदगी बदलने के लिए, एक थप्पड़ मुझे भी मिला था। हाँ, उसके बाद सच में ज़िंदगी बदल गई। उसको पॉजिटिव ही लिया था मैंने, क्योंकि वो डैडी से मिला था, पॉजिटिव ही लेना था। हाँ, वो तो माँ बाप से मिला हुआ, तो पॉजिटिव ही लेना होता। हाँ, तो इसीलिए पॉजिटिव ही लिया। चलो ठीक है, आपने कल्चर के बारे में भी बताया। जैसे कि आज की जनरेशन है, इसको टैटू सिंबल्स को एक फैशन के रूप दिया जा रहा है, बट उनको एक मायने भी होते हैं टैटूज के। जैसा भी आपने बताया, संस्कृत से आपने स्टडी की, तो इनके कई मीनिंग्स होते हैं। तो इसके मायने और बताना चाहोगे आज की जनरेशन को जो फैशन ना समझे टैटूज को?
बिल्कुल, वैसे तो बहुत चेंज हो गया है वो जब से मैंने टैटू शुरू किया था उसके बाद इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया है। सब चीज़ें चेंज हो गई है। कुछ लोग पर्टिकुलर टैटूज़ लेके आते हैं जिनको फैशन के हिसाब से चाहिए लेकिन देयर इज़ नो वरी और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लेके आते हैं मेरे पास हम्म। और वो उसको उसी बेहतरीन ढंग से बनवाते हैं टैटू मुझसे। तो मुझे पसंद आता है उनका कि पर्टिकुलर उन्होंने एक ऐसा डिज़ाइन चूज़ किया जिसका पर्टिकुलर कोई मीन निकल रहा है वो उनसे रिलेटेड है, तो मुझे पसंद है। जैसे कि मैं हाँ, जैसे कि भैया हमारे चलिए ठीक है। जैसे कि मतलब टैटू आर्टिस्ट में है, अपने इंडिया में ये कल्चर कितना इवॉल्व हो रहा है, विकसित हो रहा है कहीं? जब से मैंने टैटू शुरू किया तब से और आज में तो रात दिन का फ़र्क आ गया है। टैटू हाँ। इंडस्ट्री के साथ-साथ लोगों ने अपने पर्सपेक्टिव में भी चेंज कर लिया है। पहले कुछ ट्राइब कम्युनिटीज़ ही थी जो टैटू को प्रेफ़र करती थी, लेकिन अब सब जगह हो गया। ओवरऑल सब लोग टैटू करवाना चाहते हैं। पर्टिकुलर उनके अपने-अपने मीन होते हैं, अपने-अपने डिज़ाइन्स होते हैं। और ये बात बहुत ख़ास है इस बारे में क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरा टैटू कन्वेंशन अटेंड किया था, तब सिचुएशन बहुत अलग थी। इवन मेरे को बहुत लोगों ने बोला था कि ये इंडस्ट्री अपने लायक तो है ही नहीं। हाँ, उस टाइम पे आपको क्या-क्या प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा जब आपने स्टार्ट करा इस चीज़ को, करियर को चुना? प्रॉब्लम्स तो वैसे बहुत सारी आई, सोसाइटी से आई बहुत सारी हाँ, प्रॉब्लम्स। वही चीज़, सोसाइटीज़, फैमिलीज़। फैमिली तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग थी और बाकी सोसाइटी से प्रॉब्लम आई। बहुत सारे लोगों ने बात भी करना बंद कर दिया हँसी मज़ाक की तरीके से, यार टैटू बनाता है, ये वो करता है, हुँ, ऐसा हुँ। करता है, ऐसा करता है। स्टार्टिंग में मुझे खुद को नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं किसी लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हूँ और मुझे बेहतरीन ढंग से करनी है जैसे मैं इसको कर सकता हूँ। आज उन्हीं लोगों की क्या सोच है आपके बारे में? वो अपॉइंटमेंट लेते हैं। मिस्टर प्रमोद से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट। अरे स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल टैटूज़ के बारे में आपका क्या कहना है? स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल टैटूज़ मुझे पसंद है करने और मैं ज़्यादातर जहाँ कोई क्लाइंट कंफ्यूज होता है किसी डिज़ाइन को लेके तो मैं सबसे पहले उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि वो कोई रिलीजियस टैटू को चूज़ करें हुँ, ताकि उसका मीनिंग पर्टिकुलर होल्ड हो उनके पास में क्योंकि उनके दिमाग में कोई आइडिया होता नहीं कि उनको क्या बनवाना क्या है। बनवाना है? इसके लिए मैं रिकमेंड यही करता हूँ ताकि उनको इन फ्यूचर में कभी रिग्रेट फील ना हो इस चीज़ को लेके कि उन्होंने क्या बनवा लिया बिल्कुल। क्योंकि वो कनेक्ट होते हैं हमसे। हुँ, और माइथोलॉजिकल टैटूज़ के अंदर एक एनर्जी होती है जो मोटिवेट करती है हमें हर एक सिचुएशन में। जब कोई नहीं होता है तब हमारे साथ में वो एक मार्क होता है बॉडी पे और वो हमें इतना मोटिवेट कर देता है कि हमें पता होता है कि वी आर सेफ। वी आर सेफ, राइट। तो ऐसा कोई टैटू है जो आपने सबसे डिज़ाइन किया और सबसे डिफ़िकल्ट हो वो? ऐसा कोई टैटू याद हो? इंडस्ट्री में 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद में मैंने एक मंडाला टैटू डिज़ाइन लिया था। हुँ, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लाइन्स थी उसके अंदर, बहुत सारा डॉट वर्क था। हुँ, शुरू के अंदर बहुत मुश्किल लगा मेरे को टैटू कि मैं कैसे इसको कर पाऊँगा कंप्लीट क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल टैटू था। आफ्टर 13 आवर्स की सिटिंग के बाद में वो टैटू कंप्लीट हुआ और जब मैंने उसको देखा तो मैं खुद बहुत खुश था क्योंकि रिजल्ट्स आर टू गुड। तो इस मंडाला टैटूज़ के बारे में कुछ एक्सप्लेन करो पब्लिक को। मंडाला टैटू इंडियन कल्चर से रिलेटेड है और इंडिया ही ऐसी जगह है जहाँ पे मंडाला के वेरियस ऑफ फॉर्म्स हम देख सकते हैं। बहुत सारे फॉर्म्स है इसके अंदर। तो इंडियन मंडाला टैटूज़ को जब भी मैं शुरू करता हूँ मुझे पता लगता है कि इनके अंदर इसकी जो डिटेल है वो मैं एज इट इज़ रखूँ उनको हुँ, ताकि वो बनने के बाद में आफ्टर एजेस स्प्रेड ना हो क्लाइंट को उनके साथ में वो लगे कि हाँ टैटू बहुत अच्छी जगह से बनवाया और वो जैसा बना था वैसा ही है वैसा ही है। आफ्टर एजेस भी। क्योंकि आज तो के कस्टमर क्लाइंट जो आता है वो यही देखता है कि बिल्कुल ऐसा ही एज़ इट इज़ बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल वो ये चाहते हैं। तो आपकी कोशिश यही रहती है कि वो एज़ इट इज़ ही मैं बना के दूँ। बिल्कुल, जैसा अगर वो चाह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि एकदम सेम ही टैटू उनको चाहिए तो वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये ट्राई करता हूँ कि कुछ कस्टमाइज़ेशन मैं उनको उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग दे पाऊँ हुँ, जिससे वो और ज़्यादा उनको अच्छा लगे क्योंकि कुछ डिज़ाइन्स अच्छे लगते हैं लेकिन वो रिलेट नहीं करते हैं। तो ठीक। मैं चाहता हूँ कंप्लीट टैटू जब भी बने तो वो थोड़ा मीनिंगफुल हो उनके लिए, रिलेटेड हो उनसे और उनको पसंद आए। दैट्स इट। चलो ये तो बहुत हार्ड था। और ऐसा कोई टैटू जो दिल के बहुत करीब हो उसका मीनिंग? हाँ, मैंने एक मिनिमल सा डायमंड बनाया था। खुद के ऊप बिल्कुल, मेरी बॉडी के ऊपर एक मिनिमल सा डायमंड है इधर ठीक है। और ये दिस इज़ खुद फॉर ने माय आपने मदर। डिज़ाइन करा है? हाँ, ठीक है। दिस इज़ फॉर माय मदर। तो ओके। ये ये टैटू आपके मेरी दिल के बॉडी का सबसे फेवरेट टैटू है। आपके पर्सनली किस टाइप के टैटू प्रेफ़र करते हो जो क्लाइंट आता है उसको? ओके, वैसे तो मुझे सब तरह के टैटू पसंद है। मैं डार्क डार्क वर्क टैटूज़ को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ हमेशा जब भी। हुँ, और शार्प लाइन्स हुँ, और डार्क वर्क मुझे बहुत पसंद है, जैसा कि मैं मेरी कैलीग्राफी में भी यूज़ लेता हूँ। मुझे डार्क पैकिंग और ब्लैक वर्क बहुत पसंद आता है। आफ्टर हीलिंग भी उनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। जो लोग टैटू बनवाना चाहते हैं, नए लोग जो कोई आए, तो उनके लिए कुछ 3 इम्पोर्टेंट टिप्स जो आप देना चाहें उन्हें? टिप्स बताएँ। के लिए मैं सबसे पहले तो बोलूँगा रिसर्च। जब भी कोई टैटू के लिए क्लाइंट अपने माइंड
सेट को बनाता है कि उसको कोई टैटू चाहिए, तो उसको सबसे पहले ये करना चाहिए कि वो एक ऐसा आर्टिस्ट फाइंड करे जिसका वर्क उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हो या उससे वो रिलेट करता हो। रिलेट करता हूँ। उसको अगर वो उसका आर्टिस्ट का काम बहुत पसंद आ रहा है तो फिर उसको जाना चाहिए सेकेंडरी हाइजीन के ऊपर कि बिल्कुल। स्टूडियो में हाइजीन कैसा है। और थर्ड उसका आफ्टर केयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने देखा है मोस्टली टैटू आर्टिस्ट बहुत अच्छे अच्छे टैटू बना भी देते हैं, और जो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको उसकी टेक केयर करनी है, वो कर नहीं पाते, उसकी वजह से टैटूज कभी डल हो जाते हैं। तो थर्ड यही कि उनको रखना चाहिए उसका कि अगर ध्यान। आप टेक केयर कर सकते हो तो तभी उसको टैटू बिल्कुल बिल्कुल, टैटू तभी आप लें जब उसको थोड़ा सा केयरफुली आप हील कर पाएं। बिल्कुल। तो उसको टैटू को हील करने के लिए कितना टाइम की जरूरत होती है नॉर्मली? बेसिकली टैटू हील होने के अंदर 35 से 45 डेज लेता है। स्टार्टिंग के 10 डेज उसकी हीलिंग पीरियड के सबसे पीक आवर्स होते हैं, जिसके अंदर टैटू की डेड स्किन लेयर्स बाय लेयर पील ऑफ होती है। जी। वो सबसे पीक टाइम है। उसके बाद में जब टैटू का कंप्लीट डेड स्किन रिमूव हो चुका होता है, और उसके बाद में टैटू धीरे धीरे नई स्किन के ऊपर नई नई स्किन जनरेट करना शुरू कर देता है वो। और इस पूरी प्रोसेस के अंदर 35 से 45 डेज लगता है, और सबकी पर्टिकुलर बॉडी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हीलिंग प्रोसेस फास्ट होगी या स्लो होगी, तो ये इतने दिन ले लेता है। ठीक है, कोई भी नया टैटू बनवाए तो इतने टाइम के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि कोई जैसे नया टैटू बनवाने आ रहा है तो मेंटली और क्या इमोशनली कितना प्रिपरेशन जरूरी है? बिल्कुल, दोनों मेंटली भी और इमोशनली। मेंटली ये प्रिपेयर होना कि मैं ये टैटू बनवाने ही वाला हूँ मुझे, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग टैटू परमानेंट टैटू एक डिसीजन है जो उसको लेना होता है, क्योंकि परमानेंट टैटू रहने वाला है उसके साथ में। तो मेंटली उसको ये प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा कि मुझे ये टैटू क्यों चाहिए, मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इमोशनली तो ऐसा, अगर उसका अटैचमेंट है उस टैटू के साथ में या कोई उसके बिहाइंड स्टोरी है, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है उस डिज़ाइन के ऊपर काम करना, या पर्टिकुलर कोई डिज़ाइन कस्टमाइज करके उन्हीं के लिए बनाना मुझे पसंद है। तो दोनों तरीके से प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है इस प्रोसेस में, ताकि हम दोनों कंफर्ट रहें इस पूरे सेशन के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और टैटू बनवाने के बाद वो पूरी जिंदगी उसके साथ ही रहेगा। बिल्कुल, तो इसलिए उसको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना ही चाहिए। ठीक है। अगर आपको किसी एक बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी का बनवाने का टैटू बनाने का मौका मिले तो वो सेलिब्रिटी कौन होगा और आप क्या बनाओगे? ओके, बॉलीवुड इंडस्ट्री से नहीं बनाऊंगा मैं। मेरा अगर ऐसा बनाने का मन करेगा तो मैं डिनो जेम्स ठीक है, सिंगर आर्टिस्ट हैं, वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उनको टैटू नहीं पसंद है, मुझे यही पता है। बड़ा मुश्किल होगा उनको कन्विंस करना कि वो टैटू बनाए मुझसे। लेकिन बनवाने अगर का वो मौका मिले हाँ, तो क्या बनाओगे? अगर बनवाने का मौका मिलता है तो जरूर उनके लिए मैं डिजाइन करूंगा एक क्रॉस, क्योंकि वो क्रिश्चियन है और मैं चाहता हूँ उसको स्पिरिचुअल टैटू में उनको दूं, एक मिनिमल सा उनको, चलिए इफ हो ठीक है। पाया तो। अगर डिनो जेम्स ही आई देख विश। रहे डिनो जेम्स देख रहे हैं तो बिल्कुल इनकी रिक्वेस्ट सुने। हर आर्टिस्ट का एक सिग्नेचर टच होता है, ये क्या बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है, ये हर आर्टिस्ट का एक सिग्नेचर टच होता है, उसका एक पर्टिकुलर कंसेप्ट होता है, और मेरे अकॉर्डिंग पर्टिकुलर हर इस दुनिया का आर्टिस्ट अपने आप में यूनिक है। तो उसके पास एक यूनिक आर्ट फॉर्म होता है जिसको वो अपने आर्ट के अंदर और इन्वॉल्व करता जाता है, और एक्सपीरियंस के साथ में उसको फाइन करता चला जाता है। सबके साथ में ऐसा होता है। जैसे मेरी अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए कैलीग्राफी सबसे ज़्यादा एक अलग आर्ट फॉर्म है, जिसको मैं मेरे से कनेक्ट करता हूं कि इफ़ देयर इज कैलीग्राफी देयर इज डेफिनेटली प्रमोद। ठीक है। तो हर एक टैटू आर्टिस्ट है जैसे, तो उसका एक फेवरेट ब्रांड होता है, तो आपका कोई मशीन ब्रांड फेवरेट क्या हाँ भाई टैटू जिससे आप करते हो? बिल्कुल, मशीन के लिए मैं डेफिनेटली शेन सोल नो यूज़ करता हूँ, और मुझे इसका स्ट्रोक रेट बहुत पसंद है, क्योंकि वो एग्जैक्ट है, 3.5 mm स्ट्रोक रेट है, और वो मुझे बहुत पसंद है मेरे वर्क के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब एक इक्विपमेंट में मैं मशीन यूज़ लेता हूँ और मशीन अपना 100% दे रही है अपने को परफॉर्मेंस में, तो फिर मैं भी अपने आर्ट को 100% देता हूँ, ताकि वो दोनों चीज़ मिलके अपने मेरे क्लाइंट को बहुत ज़्यादा खुश कर दे, उनको सेटिस्फाई करे कि हाँ ठीक है वो सही जगह पे आए टैटू के लिए। बिल्कुल सही बात। नहीं, आपके यहाँ पे हाइजीन का तो पूरा ध्यान रखते हो आप, ये चीज की तो बात माननी पड़ेगी। थैंक यू। चलिए ठीक है। ऐसा कोई टैटू है जो मतलब कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेड है और जिसका आपको भी रिग्रेट हो, मतलब बिल्कुल कि हाँ भाई ये टैटू जैसे कह ले कि हाँ भाई हाँ, कोई रिकवरी कराने के लिए आया हो? मेरे एक्सपीरियंस में एक टैटू है जिसका मेरे को आज भी याद है। मतलब वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक मेरा कुछ चीज़ें याद नहीं रहती है, मेरे डिज़ाइन याद नहीं रहते हैं। हाँ, मैं रिकॉल करता हूँ तो आ जाते हैं। हाँ, लेकिन एक मैंने जंगल बुक का एक सीन बनाया था। एक भैया थे, उनके थाइस के ऊपर प्लेस था वो टैटू। जंगल बुक का? हाँ, तो देयर इज मोगली, देयर इज लॉइन, देयर इज ट्रीज। तो जब मैं उसमें कलर पैकिंग कर रहा था तो उसमें हुआ क्या कि कलर पैकिंग करते टाइम जैसे मैंने ग्रीन से उसको येलो में स्विच किया बिकॉज ऑफ लॉइन, तो वो येलो लॉइन ग्रीन में कन्वर्ट हो गया बिकॉज ऑफ जब मैं उसको वाइप कर रहा था उस टैटू को ओवरऑल फॉर्म से, तो उसका कुछ शेड ग्रीन कलर का शेड उस पर चला गया था, तो वो येलो लॉइन ग्रीन हो गया था। और वो मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड मोमेंट था कि यार ये येलो लॉइन ग्रीन कैसे हो गया, और ये ग्रीन
लेकिन आफ्टर हीलिंग देयर इज येलो कलर, आई फील हैप्पी कि ठीक है, थैंक गॉड कि ये येलो कलर में हील हुआ है। ऐसा कोई है कि हाँ टैटू जो कवर कराने के लिए आया हो, बिल्कुल जैसे कोई नाम वाम? हाँ, कवर अप मैंने बहुत सारे टैटू कवर किए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इम्पल्स में आके उनको टैटू चाहिए ही चाहिए, उनको जो भी लिखवाना है कर लेते हैं। उसके कुछ टाइम के बाद उनको रिग्रेट होने लगता है, या कुछ अभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है लोगों के साथ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है प्रॉब्लम। स्टार्टिंग के अंदर। उनको कुछ लिखवा लिया, कर लिया, और उसके बाद मैं डेफिनेटली कई बार तो मैं बिफोर टैटू ही सोच चुका होता हूँ कि मुझे इस टैटू को कवर अप भी करना पड़ेगा। हाँ सीरियसली, तो ऐसा होता है। तो किए मैंने कवर अप, काफी सारे कवर अप किए हैं अपने लाइफ में, और कुछ कवर अप बहुत बेहतरीन भी हुए हैं, कुछ कवर अप बेहतरीन इसलिए भी नहीं हो पाए हैं बिकॉज ऑफ द मार्क, क्योंकि जो मार्क कुछ टैटूज के ऊपर था वो बहुत ज्यादा ब्लैक पैक में होता है, तो इस वजह से वो कवर अप थोड़ा सा और टफ हो जाता है आर्टिस्ट के लिए। बाकी ठीक है, दिस सेटिस्फाई फीलिंग। जैसे कि आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे वगैरह पे कई जगह ये चीज चल रही है कि हाँ भाई टैटू को इरेज भी किया जा सकता है जैसे लेजर मशीन के द्वारा, तो वो क्या बात सही है? हाँ, बात तो सही है, लेकिन बट जहां तक थोड़ी। मेरा एक्सपीरियंस जा रहा है, मैंने जब जितने भी रिजल्ट्स देखे हैं आफ्टर लेजर के, हम्म। मैं कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ उन रिजल्ट से, तो क्लाइंट तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा उन रिजल्ट से बिल्कुल भी सेटिस्फाई। सही नहीं हो हाँ, देयर इज दो ऑप्शंस, या तो आप फ्लैप सर्जरी को प्रेफर करो, सकता। मुझे वो थोड़ा सा अजीब लगता है फ्लैप सर्जरी को प्रेफर करना, क्योंकि देयर इज प्लास्टर। सर्जिकल प्रोसेस है, देयर थाई से आपका स्किन का पार्टिकल लेते हैं और उसको उस टैटू के ऊपर प्लेस कर देते हैं, वो बहुत ऑकवर्ड लगता है। ऑपरेशन अगर टाइप। इसके, हाँ, सेकेंडरी ऑप्शन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हटवाना ही है तो फिर उनको लेजर ले लेना चाहिए, ठीक है ले। अदरवाइज कवर अप का ऑप्शन है, लेकिन अगर टैटू ही नहीं चाहिए तो हम्म। लेजर इज गुड। ठीक है। ऐसा कोई बॉडी पार्ट जिस पे ज्यादा टैटू बनवाना मतलब कि आपके हिसाब से कूल लगे, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे बॉडी पार्ट, इस बॉडी पार्ट पे टैटू बनाए तो बहुत ज्यादा कूल लगेगा वो? मैं मेरी प्रायोरिटी के ऊपर जब भी मैं टैटू के लिए प्रायोरिटी करता हूँ किसी टैटू का प्लेसमेंट के लिए, तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि वो प्लेसमेंट मुझे चेस्ट का मिले, बिकॉज ऑफ दिस ब्रॉड पार्ट। मुझे अपनी कैलीग्राफी की एक्सटेंशंस के लिए बड़ा एरिया चाहिए होता है, और मेरी प्रायोरिटी ये रहती है कि मैं उनको ये कन्विंस कर पाऊँ कि अगर वो टैटू प्लान कर रहे हैं, अगर वो चेस्ट पे बनवाना चाहते हैं, तो हम्म। वो डेफिनेटली मैं उनको साइज बड़ा बना के देता हूँ, क्योंकि ये मेरा मन करता है और वो बहुत टैटू अच्छा बनता है, क्योंकि साइज मैटर करता है टैटूज में प्लेसमेंट वाइज। चेस्ट पे कूल भी लगता है हाँ, कूल भी आपके हिसाब लगता है से? टैटू। जो आपका टैटू कल्चर है इसमें आर्ट और भक्ति का कितना कनेक्शन है? कनेक्शन की बात करूँ तो भैया मेरा ऐसा रहा, पहले इंडस्ट्री में आने के बाद तो मैंने बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स देखे, सबके अंदर मैंने सोचा भी कि एक दूसरे आर्ट फॉर्म से कितने अलग हैं और क्यों अलग हैं, लेकिन जब ये अभी आप बात करें भक्ति की, तो फिर मैंने टैटू को कनेक्ट किया है लॉर्ड शिवा से। हाँ। शिवा इज माई फेवरेट, और ओके। शिवा इज मूड, तो वो जैसे भी होते हैं, मेरा यही प्रायोरिटी होती है कि मैं जब भी कोई लॉर्ड शिवा के लिए टैटू डिजाइन कर रहा होता हूँ, तो मेरे माइंडसेट में उन्हीं के सब सीन्स घूम रहे होते हैं, वही सब चीज चल रही होती है। तो शिवा इज माई प्रायोरिटी, जहाँ मैं कोई भी अगर टैटू किसी को सजेस्ट करता हूँ अपने हिसाब से, तो वो स्पिरिचुअल हो और वो लॉर्ड शिवा से रिलेटेड हो। ठीक है। तो जैसे आप टैटू बनाते हो किसी क्लाइंट का, तो उस हम्म। टाइम पे कोई मेडिटेशन करते हो या वो भी एक साधना ही है? जैसे आप सेशन लेते हो उस टाइम के लिए, जैसे आपने बताया कि एक सेशन मैंने 30 घंटे का लिया। हाँ, इसमें ये प्रोसेस थोड़ी सी कभी कभी क्लाइंट के लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो बहुत लंबा सेशन हो जाता है कभी कभी। जैसे मेरा लास्ट एक सेशन था, 24 आवर्स मुझे लगे थे उसके अंदर, मैंने 3 डेज उसमें काम किया था। तो वो बहुत ऐसा था कि मेरे को लगता था क्लाइंट को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए इस पूरी प्रोसेस के अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें थी जहाँ क्लाइंट की मुझे कमी लगी, जैसे अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना था उनको, तो ओके। उनको लगा था कि विदाउट अल्कोहल वो टैटू बनवा नहीं पाएंगे। तो इस केस में मुझे लगा कि यार कुछ चीज़ें हो गई जो ठीक से नहीं हो पाती है अल्कोहल के बाद में चीज़ें। मैंने उनको गाइड भी किया था कि नहीं करना है, लेकिन उन्होंने किया। तो मेरा ये मानना है कि नहीं, लोगों को इस चीज का डर रहता है ना कि हाँ भाई दर्द होगा, इसलिए कई लोग इसको अल्कोहल को कंज्यूम करके टैटू बनवाना हाँ, कोशिश हो करते सकता है, मान सकते हैं, लेकिन अगर अपन को किसी टैटू के प्रोसेस में इन्वॉल्व होना है और उतने लंबे टाइम तक प्रोसेस होने वाली है, हैं। तो हमें ये भी मेंटली पता होना चाहिए कि यार अगर हम अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं बॉडी के अंदर, तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ठीक और है। जब भी टैटू चलता है तो उस एरिया से ज्यादा ब्लड आता है। ओके। तो ये थोड़ा सा मुश्किल कर देता है टैटू आर्टिस्ट के लिए उस प्लेस के ऊपर पैकिंग करना या फिर शेडिंग करना, वट। तो अल्कोहल जहां तक हो सके अवॉइड करनी चाहिए बिफोर टैटू और आफ्टर टैटू। आफ्टर 24 आवर्स आप 3 की जगह 5 पैक पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुरू में अवॉइड करो। शुरू में अवॉइड करो, बिल्कुल हाँ। सही बात। तो जैसे भी आपने बताया लॉर्ड शिवा आपके जैसे मतलब कि तो आपको बहुत पसंद है वो चीज भक्ति के हिसाब से, तो लॉर्ड शिवा के आपको सबसे अच्छा टैटू कौन सा लगता है? जैसे महाकाल हो गया, त्रिनेत्र हो गया, या नटराज हो गया, तो कौन सा आपको मतलब अच्छा लगता है उसमें? लॉर्ड शिवा
के सारे टैटू मुझे बहुत पसंद है। लॉर्ड नहीं, शिवा जहाँ नाम आता है कोई वहीं। एक प्रेफर करना चाहो इन तीनों में से? ठीक है, अगर मैं फिर भी प्रेफर करना चाहूँ और अगर मैं कोई अभी रिसेंट किसी कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहता हूँ लॉर्ड शिवा के, तो मेरा मन है कि मैं बैक के ऊपर एक पूरा बॉडी सूट रेडी करूँ जिसके अंदर लॉर्ड शिवा वो विश पीते हुए हों, हाँ, बिकॉज वो सिचुएशन बहुत अलग थी। बिल्कुल अलग थी। ऐसा कहीं नहीं था ना कि यार किसी ने बोला हो लॉर्ड शिवा को कि ये आप ही को पीना है, हाँ, लेकिन उन्होंने बैलेंस फाइंड करने के लिए खुद को आगे किया कि नहीं ये मैं करूंगा। ये मैं करूँ। तो वो मेरा कॉन्सेप्ट अभी बहुत चल रहा है मेरे माइंड में कि मैं उसको बनाऊं। ठीक है। और ऐसा कोई टैटू है जो आपके पास सबसे पावरफुल टैटू आया हो शिव जी का, लॉर्ड शिवा का, जिसको देख के आप बहुत खुश हुए हो और आपको अलग ही पावर फील हुआ हो? हाँ, एक मैंने टैटू डिज़ाइन किया था, लेकिन क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा एडवांस थे अपने आप की नॉलेज में। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सोची समझी और उनकी भी नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो उन्होंने मेरे को उस टैटू डिज़ाइन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें और कस्टमाइजेशन के लिए बताया। तो जब मैंने उनके लिए डिज़ाइन किया तो वो एक 5 और 6 एलिमेंट की मिक्सचर का एक टैटू था, जिसके अंदर पर्टिकुलर एक गैलेक्सी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स थे, त्रिशूल था, थर्ड आई थी, और एक बॉटम के अंदर एक डैगर था जो कि पनिशमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो कंप्लीट टैटू बहुत मीनिंगफुल था उनके फॉर्म में। जब मैंने उसको कंप्लीट किया, वो टैटू गूज़बम्स आ गए थे मेरे को उस टैटू को देख के, इस तरीके से कि इस टैटू के अंदर जितनी भी चीजें वो पर्टिकुलर स्टार्टिंग से लेके एंड तक कनेक्ट थी, बिल्कुल, बर्थ से लेके डेथ तक। बिल्कुल, बिल्कुल। आप उसको अच्छे तरीके से हाँ, कनेक्ट कर पा रहे थे। वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जो अभी तक मैंने किया। ठीक है। तो आप जैसे स्पिरिचुअल टैटूज बनाते हो, तो उस वक्त कस्टमर से भी, क्लाइंट से भी आपका अलग ही कनेक्शन होता होगा, आपको अलग फील होता होगा स्पिरिचुअल टैटू बनाते हो जैसे? हाँ, मैं यही ट्राई करता हूँ कि जब भी कोई क्लाइंट मेरे पास टैटू बनवाने आए हो, सबसे पहले मैं उनको मेंटली प्रिपेयर करूँ और उनको बिल्कुल कंफर्टेबल कर दूँ उस प्लेस पे जो प्रोसेस में वो इन्वॉल्व होने वाले हैं उससे पहले। और ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है कि मैं उनको बिल्कुल ही न्यूट्रल कर चुका होता हूँ, उनके दिमाग में जो सवाल चल रहे होते हैं उनके रिप्लाईज करके या पेन के बारे में बता के। तो जब वो सेटिस्फाई होते हैं, वो बहुत रिलैक्स फील करते हैं, तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि ठीक है, अब ये टैटू प्रोसेस में शुरू कर सकता हूँ, अब ये बहुत कंफर्टेबली प्रोसेस होने वाली है। फ्रैंकली मैं बोलूँ तो आपको भैया, जब तक मैं कनेक्ट नहीं होता हूँ किसी क्लाइंट से एज एन फ्रेंड, हाँ, तब तक मैं उसकी बात को सीधा नहीं समझ पाता हूँ, ना वो मेरी को समझ पाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं पहले उनसे एक फ्रेंड जोन बनाऊँ उनके साथ में, और उसके बाद में उस कंसेप्ट पे डिस्कस करूँ और एक डिज़ाइन करूँ उनके लिए जो उनको बहुत पसंद आए। आपके लिए लॉर्ड शिवा के क्या मतलब है? एक देवता, गुरु या एक दोस्त? लॉर्ड शिवा को मैं गुरु ही मान लेता हूँ, क्योंकि दोस्त मान लूंगा तो फिर कभी कभी हम दोस्तों में कर लेते हैं, लेकिन लॉर्ड शिवा को मैं गुरु ही मानता हूँ, क्योंकि वो बहुत जिस अकॉर्डिंग उनकी एनर्जी मुझे मोटिवेट करती है हर सिचुएशन में, मुझे बहुत पसंद आती है। तो ही सुप्रीम, प्लीज। शिवा इज मूड। ठीक है। तो जैसे आप टैटूज बनाते हो लॉर्ड शिवा के, तब भी उसकी एनर्जी फील करते होंगे, आप महसूस करते होंगे? जब भी मैं टैटू लॉर्ड शिवा से रिलेटेड बनाता हूँ तो मुझे सबसे पहले तो ये पसंद आता है कि मैं किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन को कॉपी नहीं कर रहा हूँ, ठीक क्योंकि है। उनके बारे में मैं जैसा फील कर रहा होता हूँ मैं वैसे ही डिज़ाइन को एक्सटेंड करता चला जाता हूँ फ्री हैंड, और वो मुझे बहुत पसंद है। एक बार मैंने एक लॉर्ड शिवा का बैंड बनाना शुरू किया था, और उनका सिर्फ मैंने पोर्ट्रेट बनाया था फ्रंट पे। उसके बाद मैंने टेम्पल्स के साथ में एक केदारनाथ का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सटेंड किया फ्री हैंडली, और वो टैटू जब कंप्लीट हुआ तो वो वाव था, मजेदार था। ठीक है। लॉर्ड शिवा का आपको फेवरेट कोई मंत्र हो या स्तोत्र हो जो आप टैटूज बनाते वक्त सुनते हो या आपको बहुत पसंद है? लॉर्ड शिवा के मंत्र के लिए जब भी मैं कभी टेंपल विजिट करता हूँ लॉर्ड शिवा से मिलने के लिए या उनको थैंक यू बोलने के लिए, सब चीज़ों के लिए, तो एक मंत्र है जो मैं बहुत मोस्टली उसी को बोलता हूँ। हाँ, लाइक कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसी कोई कहानी शिव जी की या लॉर्ड शिवा की जिससे आपको बहुत लाइफ चेंज कर दी हो बिल्कुल? ऐसे तो बाकी सब है, लेकिन कोई ऐसी कहानी हो जो आपको याद है जिससे आपकी बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई हो? हाँ बिल्कुल, एक कहानी है, और कहानी क्या है, वो तो लाइफ इंसिडेंट ही है एक। जब मैं टैटू स्टूडियो को शुरू करने वाला था, उससे पहले मैंने सोचा था कि मेरे को एक बार महाकाल उज्जैन जाके आना है। ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे अकेले ही संभालना था और वो मैं हो नहीं पा रहा था पॉसिबल। तो जिस दिन मैंने इसका स्टूडियो की ओपनिंग की फर्स्ट डे, उस दिन मेरे एक फ्रेंड आए थे मुझसे मिलने और एक टैटू बनवाने। आफ्टर टैटू उन्होंने मुझे एक फ्रेम दिया। फ्रेम को जैसे ही मैंने अनरैप किया तो उसमें दिखा मुझे देयर इज महाकाल, और महाकाल की तस्वीर थी उज्जैन वाले। और मैं उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि मुझे एट ए मोमेंट निकलना है उनके पास। मतलब मैं उसके बाद एक और टैटू नहीं करना चाहता था, ना किसी से बात। रात के 11 बजे थे और टैटू सेशन से जब मैं कंप्लीट खत्म किया था, मैंने टैटू सेशन रात के 11 बजे थे,
और रात के 11 बजे ही मैं निकल गया था विदाउट एनी बुकिंग, विदाउट, मैं निकल गया था, बस मेरे को जाना था उधर। महाकाल का बुलावा आ हाँ गया था तो आपको। हाँ बुलावा आ गया था, तो बस मैं वहीं चला गया था। उसके बाद में सब चीजें उन्होंने संभाली और ठीक। सब अच्छा चल रहा कोई ऐसा टैटू बनाना पड़े आपको लॉर्ड शिवा का जो परफेक्टली डिफाइन करे अपनी भक्ति को लॉर्ड शिवा के द्वारा, तो ऐसा कौन सा टैटू होगा वो? ऐसे तो बहुत सारे टैटूज है बट परफेक्टली वो डिफाइन करे पूरी भक्ति को शिव जी। है। लॉर्ड शिवा की भक्ति को डिफाइन करने के लिए टैटू अगर मैं बताऊं तो मेरा वही एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आता है बार बार। मैं जब भी सोचता हूँ नेक्स्ट कोई टैटू जो लॉर्ड शिवा से रिलेटेड मैं बनाऊंगा, जिसके अंदर लॉर्ड शिवा ने अपने को आगे करके वो विश किया था। वो बहुत हलाहल नाम से एक विश था, द सबसे पावरफुल पॉइजन जिसको हाँ, बोले, तो वो उन्होंने खुद के लिए चुना कि ठीक है अगर इस अर्थ को बैलेंस करना है और चीजें अगर बेटर हो सकती है बेटर हो इसके बाद, तो वो उन्होंने किया। और मेरे अकॉर्डिंग लॉर्ड शिवा की भक्ति करने वाले और करने दोनों दोनों बहुत सी डिफरेंस है। क्योंकि जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने मुझे बोला ओ यू आर ए शिवा फैन। तो ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई किसी का फैन हो जाए। लॉर्ड शिवा का तो कोई फैन ही नहीं हो फैन हो ही सकता। नहीं सकता। मैंने लॉर्ड शिवा के बारे में सुना था कहीं कि जब भी कोई इंसान शिव को चाहता है तो वो खुद भी शिव हो जाता है। बिल्कुल। तो वो मूड है एक, लॉर्ड शिवा इज मूड। और जब भी उनसे अपन धीरे धीरे कनेक्ट होने लगते हैं, हर एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर अपने को फील करना, अपने आप वो वाइब्रेशन आने जाती है कि हम ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। Connected है। और हमको कभी साबित भी नहीं करना होता है ये चीज किसी को कि बिल्कुल। देखो हम इस तरीके से इसको करते हैं, नहीं। इस चीज को तो साबित करने की जरूरत अलग फील है, हाँ बहुत ही अलग फील है। क्लाइंट सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है टैटू बनाते वक्त, दर्द से या पैसे देने से? ठीक है, मेरे साथ में तो दोनों केस में ज्यादातर सेकंड केस ज्यादा होता है। ज्यादा उनको पैसे देने पहले ही बताना होता है। मतलब अच्छा। उनको लगता है कि डिस्कशन ही सब तब शुरू होगा जब मैं एग्री करूंगा उनकी प्राइस पर टैटू करने के लिए। ठीक है। तो ये ज्यादा टाइम होता है, बाकी ठीक है। तो टैटूज की प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है कि हाँ भाई ये टैटू इस चीज पे है? इन इंडिया बहुत कॉमनली सब लोग पर स्क्वायर इंच के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं इस चीज को, कि जितना एरिया बड़ा बनेगा उतना ज्यादा टैटू का चार्ज पर इंच वाइज बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाए। हाँ बेसिकली स्टार्ट हो जाते हैं ये 1000 रुपए पर स्क्वायर इंच से। और फिर पर्टिकुलर आर्टिस्ट अपने अपने काम के अकॉर्डिंग भी चार्ज करते हैं। कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो अपने 4 घंटे के सेशन का प्राइस लेते हैं 1 लाख रुपए। तो वैसे भी हैं जगह के अकॉर्डिंग। बाकी जयपुर के अंदर मोस्टली पर इंच स्क्वायर पे ऊपर ही बनाते हैं लोग टैटू। तो ये अभी तो ऐसे ही चलता है। ठीक है। तो अब जैसे कि अभी वेस्टर्न कंट्रीज में है, वेस्टर्न कंट्रीज में टैटू कल्चर इतना पहले से बहुत चलन में है, लेकिन अभी इंडिया में भी थोड़ा देखा जा रहा है कि फैशन के रूप में देख लो या किसी और रूप में देख लो, अभी के टाइम पे टैटू कल्चर बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इसके पीछे का आप क्या कहना चाहोगे कि हाँ भाई ये कल्चर इतना इसलिए बढ़ा? इंडस्ट्री से मैंने पहली मुलाकात 2017 में की थी, जब मैं हार्टवर्क टैटू कन्वेंशन में गया था दिल्ली में। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर हुआ था वो। और जब मैं फर्स्ट टाइम गया था मेरे टीचर के साथ, मेरे भैया जिन्होंने मेरे को सिखाया टैटू, उनके साथ ही अटेंड किया था मैंने। तो मैंने वहाँ देखा कि वरीज ऑफ आर्टिस्ट आए जा रहे हैं, एंट्री लिए जा रहे हैं। और भैया को मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट के नाम भी पता थे, वो उनके बारे में बता रहे थे कि पर्टिकुलर ये आर्टिस्ट है, इसका ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा वैसा। मैं तो नहीं जानता था इतना, मेरे को स्टार्टिंग था। तो उस दिन मैंने देखा अलग अलग लोगों को, जिन लोगों को मैं टीवी पे देख रहा हूँ, लाइक आई बॉल ब्लैक है पूरी, पियर्स्ड है, हर सब जगह से पियर्स्ड है, टंग को स्प्लिट करवा रखा है उन्होंने, बहुत सारे वेरियस ऑफ कस्टमाइजेशंस अपनी बॉडी के अंदर। जो चीजें मैं टीवी पे देख रहा था या ऑनलाइन फेसबुक वगैरह पे देख रहा था, वो चीजें दिख रही है मुझे लाइव। लोग घूम रहे हैं, मतलब तो मैं बहुत ज्यादा उस दिन मैं बिल्कुल म्यूट हो गया था कि मैं बस सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं चीजें देख रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं एनर्जीज फील कर रहा हूँ। बहुत सारे आर्टिस्ट ऑल अराउंड, बहुत अलग था। तो उस दिन मैंने देखा था मेरी इंडस्ट्री को, बिकॉज ऑफ मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, मैं अपने आप को एक एक्वेरियम का फिश समझ रखा था, लेकिन उस दिन मैं सीधा गिरा एक समंदर के अंदर। ठीक है। और उस दिन मैंने देखा मेरे अराउंड 5000 से ज्यादा आर्टिस्ट हैं जो अपने अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर टैटू कर रहे हैं। उस दिन मैंने खुद पहली बार अपनी इंडस्ट्री को इतना पास से देखा था कि वाओ, मैं इसका पार्ट हूँ। ठीक, बहुत अच्छा लगा मुझे, सीरियसली बहुत अच्छी फील थी। तो जब मैंने उसको देखा तो मैंने उसको वैसा देखा और वैसा समझा, एक्सेप्ट किया। इससे पहले मैं बात करूं वेस्टर्न कंट्रीज की, तो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर लोग ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं चीजों को लेके, अपने डिसीजंस को लेके, तो वो उनको मौका मिलता है अगर वो सब भी करने का, जो इंडिया के अंदर नहीं मिल पाता होगा किसी भी कारण की वजह से। तो इंडिया के अंदर जब शुरू में मेरे हिसाब से तो जब टिकटॉक आया, उसके बाद इन सब चीजों का दौर शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले तक चीजें कहीं ना कहीं बंद थी, कहीं ना कहीं पैक थी, लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। जब सोशल इस टिकटॉक के थ्रू चीजें निकली बाहर, तो लोगों ने देखना शुरू किया कि ऐसी ऐसी भी चीजें हो रही है।
तो उसके बाद चीजें बढ़ी, इंडिया के अंदर बहुत चीजें बढ़ी। मैंने देखे वॉरियर्स ऑफ आर्टिस्ट अपने वर्क के साथ में बहुत ज्यादा उन्होंने फेम कमाया, बहुत सारे क्लाइंट्स भी कमाए। तो धीरे धीरे चीजें ग्रो होती गई। लोग अब ऑब्वियसली मैंने देखा है कुछ चीजें, कल्चरल, अपना कल्चर बहुत अच्छा है आई लव, हाँ और उसके अलावा कुछ चीजें अपने इंडिया के लोग भी बाहर के कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते वो हो, तो उनको हमेशा से अपनाते हैं। चला आता आ रहा हाँ, तो फिर इंडिया के अंदर वो चीजें धीरे धीरे बढ़ती गई, धीरे धीरे आर्टिस्ट ने अपने अपने साथ के अंदर डेवलप की, अपने स्किल्स को डेवलप किया, इंडस्ट्री को और ज्यादा अच्छे से समझा, इक्विपमेंट्स के अंदर काम किया, जितनी भी टैटू मशीन्स अगर आती है उनको और ज्यादा फाइन चीजें की, अच्छे मटेरियल्स के साथ में काम करना शुरू किया, हाइजीन का ध्यान रखा, पूरा ध्यान रखा। तो इस चीज की वजह से चीजें और ग्रो होती गई। जब लोगों को अच्छे टैटू मिलते गए, अच्छे उनसे रिव्यूज मिलते गए, जब पब्लिकली लोग, जब बहुत कम लोगों के पास टैटू हुआ करते थे तो वो कम इंटरेक्ट होते थे, ठीक, और जब पब्लिक ने देखने शुरू किए वरीज ऑफ टैटूज अलग अलग प्लेसमेंट के ऊपर, तो बिल्कुल वो हर सब ये सोच ही लेते हैं कि फिर एक टैटू तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि अभी फैशन का पार्ट भी बन चुका है। फैशन का पार्ट भी बन चुका है, हाँ, तो अब ऐसा होने लग गया स्पिरिचुअल भी कि है बट एक फैशन का पार्ट भी बन चुका है इंडिया में टैटू। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली बन चुका है ये फैशन का पार्ट भी, और इसके साथ साथ लोग इसको मीनिंगफुल भी बना रहे हैं, तो काफी अच्छा ग्रो कर रहा है इंडिया बिल्कुल। बहुत। तो वेस्टर्न कल्चर से कितना भी पीछे है या बराबर पहुंच चुका है? वैसे तो मेरे को तो अपना कल्चर सबसे आगे लगता है, लेकिन हाँ, टैटू की इंडस्ट्री के अंदर मेरे को ये लगता है कि कुछ चीज़ें जो यहाँ लोगों को यूटिलिटी नहीं होने की वजह से रुक जाते हैं, या वो सर्विस ही अवेलेबल नहीं है तो रुक जाते हैं। अदरवाइज इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सनैलिटी ऐसी है जो अपने आप को टैटू इंडस्ट्री से कनेक्ट करने के बाद में अब ऐसी लाइफस्टाइल को जी रही है जो सच में अमेजिंग है। क्या कोई ऐसा ओजी मोमेंट था जैसे कैसे गर्ल का आप टैटू कर रहे हो और उस वक्त आपको बहुत ऑकवर्ड मोमेंट लगा हो कि हाँ भाई ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई हो कि बिल्कुल उसको आपको खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ा हो, ऐसा कोई कहानी? हाँ, मेरी आफ्टर ट्रेनिंग 2 और 3 इयर्स के बाद में मैंने एक टैटू किया। मेरी ठीक है। लाइफ का पहला टैटू था जो कि एक ऑकवर्ड प्लेसमेंट पे था, कॉलर बोन से थोड़ा नीचे, क्लीवेज लाइन के आसपास। ठीक है। तो मेरी लाइफ का पहला टैटू था, और मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैंने इससे पहले टैटूज अटेंड किए हैं, लेकिन मैंने पर्सनली टैटू किए नहीं है। किए नहीं। मैंने कन्वर्ट कर दिए, मैंने कभी नहीं किया, लेकिन वो मेरा दिन था तब मैंने वो टैटू किया। तो उधर सिचुएशन मेरे सामने ऐसी आई कि मैं जब फर्स्ट टाइम तो टैटू करा था, पहली बात मैं बैठ के टैटू नहीं कर सकता था, और थैंक गॉड कि उनके हस्बैंड साथ में थे। अच्छा, गर्ल्स हस्बैंड भी थे? हाँ, हस्बैंड उनके साथ में ही थे, और मैं कंफर्टेबल था कि चलो ठीक है उस सिचुएशन में। ठीक है। उसके बाद में मुझे खड़े होकर टैटू करना पड़ा, वो कंप्लीट टैटू। एक फैदर था, नॉर्मल सा फैदर था, लेकिन मेरे को खड़े होकर वो टैटू करना पड़ा। तो उस ड्यूरेशन के अंदर वो दोनों ने उसको पकड़ा हुआ था। ठीक है। और तो कपड़े को। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि क्योंकि वहां पे ऑलरेडी 2 हाथ हो गए, और मुझे भी इतना हाथ रख के उधर टैटू करना तो मुश्किल होगा, वो ऑब्वियसली मुश्किल होगा। तो इसलिए मैंने उनको बोला था कि ठीक है, एक हाथ हटा लो, या उसको थोड़ा नीचे कर लो, कैसे भी उसको कर लो, क्योंकि मुझे अपना टैटू करना है। बिल्कुल। उस सिचुएशन के अंदर उन्होंने ट्राई किया, लेकिन दोनों ने एक साथ ट्राई किया, वो सिचुएशन थोड़ी बिगड़ गई। उसमें हुआ क्या कि जैसे ही दोनों ने ट्राई किया, वो पूरा कपड़ा ही हट गया उधर से। मेरे साथ में सिचुएशन ये हुई कि मुझे तुरंत जैसे ही पता लगा कि ये सिचुएशन हो चुकी है, मैंने अपना मुंह फेरा, क्योंकि मेरे साथ में ये पहली बार हुआ था, और मैं नहीं, मेरे को पता ही नहीं था एग्जैक्टली इसको हैंडल कैसे करना है, क्या करना है। हैंडल मैं कर भी नहीं पाया, मैं बाहर आ गया था। पहला ही टैटू और वो भी इतना ऑकवर्ड मोमेंट। अरे बिल्कुल, मैं बहुत घबरा गया था, मेरा कलेजा मुंह में था, मैं बता नहीं पा रहा था बस। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे 5 मिनट लगे नॉर्मल होने में। वॉशरूम गए? नहीं 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 नहीं, वॉशरूम नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, थोड़ी देर बाद सिचुएशन नॉर्मल हुई, मैं बैक टू वर्क हुआ, और फिर अच्छा टैटू, हाँ, कंप्लीट किया टैटू। और क्लाइंट ये बहुत ऑकवर्ड था मेरे लिए, बहुत ऑकवर्ड था सीरियसली। और क्लाइंट का क्या रिव्यू था? शायद डेफिनेटली उन्होंने लड़ाई की होगी घर जाके इस बारे में कि जब मैं हटा रही थी तो आपको हटाने की जरूरत क्या थी। सिचुएशन ही ऐसी थी ना। ठीक है। और भी ऐसी कोई डीप प्लेस पे हो, या गर्ल्स जैसे मतलब कि हाँ भाई गए हो तो और भी ज्यादा, और या मतलब कि हाँ भाई आपके पास रिक्वेस्ट आती हो ऐसे डीप प्लेस पे जाने के लिए, हाँ, जिस करियर पे के अंदर आपने हाँ, कन्वर्ट कर देते हो या आपने किया हो उसको? हाँ, करियर में काफी बार ऐसा हुआ है कि कई ऑकवर्ड प्लेसमेंट पे टैटू करने ही पड़ते हैं। मेरा प्रोफेशन है ये, मुझे करना ही है, क्योंकि मैं उसको सिर्फ एक आर्ट फॉर्म में देखता हूँ। ठीक है। बस वही है, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब भी ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट आगे से प्लेसमेंट वाइज बोलता है कि उसको पर्टिकुलर किसी बॉडी के ऐसे प्लेसमेंट पे टैटू चाहिए जो प्राइवेट पार्ट है या जैसा भी, तो उस टाइम पे मैं कभी कभी थोड़ा हिचकिचा जाता हूँ, आज भी हिचकिचा जाता हूँ। ऐसा हमेशा होता है, और होता ही है मेरे साथ, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा होता है मेरे साथ। मैं अभी भी हिचकिचा जाता हूँ कि बॉडी पार्ट्स पे टैटू करने के जो ऑकवर्ड प्लेसमेंट्स है, या कोई
कुछ अलग ही टैटू। जैसे ठीक। कुछ टाइम पहले एक क्लाइंट ने मुझसे अपने चेस्ट पे पागल लिखवाया था। चेस्ट पे पागल। हाँ, तो वो एक अलग टैटू था मेरे लिए, बहुत अलग टैटू था। वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन थी कि यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पर्टिकुलर मेरी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन के चेस्ट पे मोस्टली विजिबल प्लेसमेंट पे एक टैटू करूंगा जो कि ये पागल। पागल। हाँ, तो वो बहुत अलग था मेरे लिए। और गर्ल्स में पूछा जाए कि ऐसे क्या रिक्वेस्ट आती है, जैसे प्राइवेट पार्ट्स पे होती है, तो वहाँ पे ऐसे कौन से टैटूज की रिक्वेस्ट आती है कि हाँ भाई ये मुझे बनवाना है, और उसमें सेशन में कितना टाइम लगता है? अब ऐसे प्लेसमेंट पे तो जब भी कोई क्लाइंट सोच लेता है तो उसका फिर कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर डिसाइडेड होता है कि उसको क्या ही चाहिए। अच्छा, क्लाइंट खुद ही डिसाइडेड कर। मोस्टली स्क्रिप्टेड टैटूज होते हैं, कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट ही लिखा होता है या फिर कोई सिंबल ठीक है। छोटा सा। तो मिनिमल टैटूज होते हैं। सेंसिटिविटी के हिसाब से देखा जाए तो प्राइवेट पार्ट्स मतलब ऐसा होता है, तो वहाँ पे कुछ दर्द भी ज्यादा होता होगा। बिल्कुल, वो पेनफुल प्लेसमेंट है। हाँ। और उधर पेन ज़्यादा होता है हम्म। जो भी अपने प्लेसमेंट्स हैं ऐसे। हम्म। तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक बचना ही चाहिए, क्यों करवाने हैं ऐसे टैटू। बाकी अगर कोई हाँ, और अगर लेकिन फिर भी किसी ने डिसाइड कर ही लिया है कि उसको ऐसे प्लेसमेंट पर टैटू चाहिए, तो एक टैटू आर्टिस्ट तो ऑलवेज रेडी है टैटू करने के लिए। ठीक है। क्योंकि उसको उसका पर्सपेक्टिव सिर्फ आर्ट फॉर्म होना चाहिए। जितने टैटू आर्टिस्ट सुने या देखें, मेरे को तो ये लगता है कि उनको एक ऐसा पर्सपेक्टिव अगर नहीं है, क्योंकि एज की भी मैं बात करूं अगर, तो ये एज ऐसी है कि हो सकता है कभी कभी वो कंट्रोल हो, कभी कभी वो ना हो। क्योंकि चीजें इसी तरीके से शुरू होती है, कभी कोई प्री प्लान नहीं है, ये एक ओजी मोमेंट है, बन गया। ठीक है। तो वो वाली बात है। तो इसके अंदर मेरे अकॉर्डिंग मैं आर्टिस्टों को जो भी टैटू इस तरीके के जब भी प्लेसमेंट पे आए टैटू, तो मैं आर्टिस्टों से तो मैं यही बोलूंगा कि यार उस टाइम अगर आप सच में आर्टिस्ट हो, आप उस जगह खड़े हो, आपको आपके हाथ में टैटू मशीन है, तो फिर आपको सिर्फ टैटू से मतलब होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। बाकी हाँ ठीक है, वल्गैरिटी को आप प्रमोट करना चाहते हो या फिर कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स को जानबूझ के आप विजिबल कर रहे हो जिसकी वजह से आपको और थोड़ी मार्केटिंग में सपोर्ट मिल जाएगा, या फिर इस तरीके से चीजें क्रिएट करना, तो वो मुझे कम पसंद है। ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कभी भी। मैंने जितने भी टैटू मैंने ऐसे किए हैं जो प्राइवेट पार्ट्स पे होंगे या थोड़े से डीप होंगे, उनको मैंने कभी सोशलाइज नहीं किया है, इस वजह से कि ताकि मुझे प्रमोशन मिले उन चीजों को दिखा के लोगों को। तो वो मुझे एक सही तरीका नहीं लगता। बाकी तो ठीक है, जैसी भी चॉइस होगी क्लाइंट की फुलफिल करनी है। सबसे ज्यादा डीपेस्ट पार्ट जहाँ पे आप गए हो, आप वो बता ही दीजिए, पूरी बात हो ही गई है तो। सबसे ज्यादा डीपेस्ट पार्ट मैं गया हूँ बेली बटन के नीचे। ठीक है। ज्यादा डीप भी नहीं था वो, लेकिन ठीक है मेरे अकॉर्डिंग तो डीप ही था, जिस अकॉर्डिंग उनका कॉन्सेप्ट था। और बाकी मुझे पर्टिकुलर मेरे टैटू से रहा है, जैसे वो टैटू कंप्लीट होता है मैं अपने ग्लव्स उतार के फ्री हो चुका था उस आर्ट फॉर्म से, और मुझे पता होता है कि ठीक है आफ्टर प्रिकॉशन मुझे इनको बता देना है और इनको टैटू हील करना है। उसके बाद मैं उस पर कोई और डिस्कशन करता ही नहीं हूँ। ठीक है। उसके बारे में उनका क्या मीनिंग रहा है या उन्होंने वो टैटू क्यों चूज किया है, क्योंकि फिर मुझे पता चल चुका होता है कि ये ऑब्वियसली एक प्राइवेसी मैटर है, तो उसमें नहीं घुसा जाए। तो जैसे आप सेशन करते हो उस टाइम पे आप जैसे अपनी काम वासना को भी कैसे कंट्रोल करते हो? ना, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो राक्षस कह लो या फिर राक्षसों के सामने देवता आए थे विष्णु जी मोहिनी का रूप लेके, तब वही चीज कंट्रोल नहीं हो पाई थी। तो अपन तो ह्यूमंस है, तो इस चीज को आप कैसे कंट्रोल करते हो? उनके टाइम की बात शायद उनके टाइम के साथ चली जा गई, और अब अपने टाइम की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो। कंट्रोल और बैलेंस दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये एक ही ट्रैक की चीजें हैं और एक ही ट्रैक पे होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जहां तक बात कर रहे हैं अपन काम वासना और इन सब चीजों की, तो जब तक मैं मेरे स्टूडियो के औरे में होता हूँ तब तक मेरे साथ में सिर्फ आर्ट चल रहा होता है, और बाकी ब्यूटी की भी तारीफ। हाँ, ब्यूटी की तारीफ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो उस चीज को काफी खूबसूरत क्लाइंट्स हैं मेरी जर्नी के अंदर मेरे साथ में, और सीरियसली वो बहुत खूबसूरत है, तो इतनी तारीफ काफी है शायद। तो जैसे एक वो लड़कों के लिए मैं बताऊं कि वो अपने डीपेस्ट पार्ट पे, तो ज्यादातर लड़कों को इस तरह का शौक होता नहीं है कि वो अपने प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर कोई टैटू करवाए। हाँ, अगर उन्होंने किसी से प्रॉमिस ही कर लिया है कि उनको प्राइवेट पार्ट पे टैटू करवाना है कुछ साबित करने के लिए, तो फिर उनको एक वो जो कि याद है ना, वो लालचंद त्रिपाठी वाला, वो जो लाठी विजिबल है और बाद के अंदर वो लालचंद त्रिपाठी होता है अपने आप। तो वही वाली चीज है। अगर किसी कंडीशन के ऊपर उनको ऐसा लगता है कि उनको ऐसी प्राइवेट पार्ट पे टैटू करवाना है, तो मैं भी सिर्फ तब तक ही टैटू कर पाऊंगा जब तक उनकी आंखें बाहर ना आ जाए। उसके बाद तो टैटू नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है कि आपने इतनी सी उम्र में ये मुकाम हासिल कर लिया,
घर वालों को भी प्राउड मोमेंट होगा। आप एक आर्टिस्ट के साथ साथ आपने एक स्क्रिप्ट नाम से भी आपने आपका खुद का फर्म या कंपनी डाली है, तो घर वालों को भी प्राउड मोमेंट होगा। तो इस हस्त स्क्रिप्ट की कहानी कब और कैसे शुरू हुई? आपने क्या सोचा कि अब ये चीज मुझे डाल लेनी चाहिए, ये कब आपके दिमाग में आया? डेफिनेटली मैंने कभी ये प्लान नहीं किया था कि लाइफ में मैं कभी ऐसे प्लेस पे बैठूंगा जो मेरा खुद का स्पेस होगा, जहाँ मैं मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें रूल कर पाऊंगा। ठीक कभी है। मैंने सोचा नहीं था इस बारे में। इससे पहले मैं एक इंक बॉय टैटूज करके टैटू स्टूडियो है जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है, उनके साथ में काम कर रहा था। और मैंने हमेशा से यही बिलीव किया है कि टीम वर्क से ज़्यादा बिल्कुल। एक पावरफुल चीज कुछ भी नहीं है। टीम टीम वर्क से वर्क से ज्यादा ज्यादा। पावरफुल कुछ भी नहीं है। अगर आपको किसी ब्रांड को सच में एक अच्छी ग्रोथ पे ले जाना है तो उसके लिए टीम वर्क चाहिए। इन केस सिचुएशंस कभी कभी ऐसी होती है कि अपने को फील हो जाता है कि चीजें बिगड़ने वाली है, हाँ। तो उनको बिगड़ने से पहले अगर अपन समझदार है और अपने को पता है कि चीजें बिगड़ सकती है या कुछ टाइम अगर ऐसा हो रहा तो ये अपने हाथ से निकल जाएगा, हाँ। तो उससे पहले एक समझदार इंसान को उनको वैसे की वैसे सहेजे रख के और आगे बढ़ जाने में समझदारी होती है। बिल्कुल। तो उस केस में इस सिचुएशन में मैंने भी ये सोचा कि यार अभी ये सही मोमेंट है जहां मेरा पिछला अगर मैं एक्सपीरियंस काउंट बताऊं तो वो मेरे को सेटिस्फाई करने के लिए कंप्लीट था, मुझे कॉन्फिडेंट देने के लिए कंप्लीट था कि हाँ ठीक है अब मैं एक शुरू कर सकता हूँ अपना खुद का आउटलेट जहाँ पे मैं टैटू कर पाऊँ, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें मैनेज कर पाऊँ। तो मैं खुद उस जगह का 3 साल पहले हाँ। 3 साल पहले मैंने मेरा फर्स्ट टैटू स्टूडियो ओपन किया था इन विद्याधर नगर। ठीक है। उसको मैंने 1 साल तक रन किया और उसके बाद में मुझे एक नया अपॉर्चुनिटी मिला उसका स्पेस और बढ़ाने के लिए। ठीक है। अपॉर्चुनिटी अच्छी थी और मुझे पसंद था तो मैंने उसको थोड़ा सा और बढ़ा लिया। और दिस इज द प्लेस जहाँ हम हैं अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं। और आई लव दिस प्लेस। मुझे यहाँ रहना बहुत पसंद है, मैं यहाँ पे बहुत घंटों बिता सकता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल। अकेला भी अगर मैं रहता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ यहाँ पे। दिस इज माई स्पेस और मुझे बहुत पसंद है ये। नहीं, यहाँ का एम्बियंस बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। आपने सब कुछ खुद ने ही डिजाइन किया इसलिए बहुत प्यारा है। तो आप तो कितना ही टाइम बिता लोगे। थैंक यू सो मच। ये जब सब कुछ कैलीग्राफी के बाद ही पॉसिबल हो पाया। एक अलग पर्सपेक्टिव मेरा अनलॉक हुआ लॉकडाउन के अंदर। हाँ। 2019 के अंदर जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद सब घर पे पैक हो चुके थे सब कुछ। मैं भी घर पे ही था लेकिन थैंक गॉड की चीजें ऑनलाइन आ रही थी। अगर अपन ऑर्डर कर रहे हैं कुछ चीजें तो घर पे डिलीवर हो रही है। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और थोड़ा सा मेरे फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए मैंने कैलीग्राफी सोची कि मैं कैलीग्राफी करता हूँ, देखते हैं क्या होता है कैसा रहता है। धीरे धीरे डे बाई डे मुझे और इंटरेस्ट आने लग गया उन सब चीज़ों के अंदर, कैलीग्राफी के अंदर। उनके पर्टिकुलर एंगल्स, उनके स्ट्रोक्स, उनके एक्सटेंशन सब मुझे पसंद आने लग गए और मैंने इस फॉर्म को एक नया रूप दे दिया। अभी फिलहाल मैं जिस ऑब्लिक कैलीग्राफी पेन से बना रहा हूँ अपने कैलीग्राफी स्ट्रोक्स, उससे मैं पर्टिकुलर इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, उर्दू सब जितनी भी स्क्रिप्ट है अपन मैं सबकी इनिशियल्स रेडी कर सकता हूँ उसमें। और मेरे को धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने इसको प्रैक्टिस करके फाइन किया वैसे वैसे मेरे लिए और इजी हो गया। जब भी मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम करने शुरू करता हूँ बहुत सारे इनिशियल्स जो कैलीग्राफी स्ट्रोक्स हैं वो मेरी आंखों के सामने एक इमेजिनरी दुनिया के अंदर सामने मूवमेंट करते हुए दिखते हैं। मुझे पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर एंगल, उस पर्टिकुलर साइज के अंदर कौन सा इनिशियल मैं परफेक्टली फिट कर सकता हूँ। तो इस वजह से वो चीज़ें और फाइन दिखती है और अच्छी दिखती है और मुझे बहुत खुशी होती है। आई लिव फॉर कैलीग्राफी। जी। तो जैसे आपने ये खोला फिर उसके बाद आपके घर वालों का क्या था मूवमेंट, रिएक्शन क्या था घर वालों का? उनको बहुत प्राउड है। जब स्टार्टिंग के अंदर मैंने इसको एज एन प्रोफेशन चूज किया था तब मुझे बहुत सारी मुश्किलें आई थी सब तरफ से, सोसाइटी की साइड से भी, थोड़ा सा फैमिली भी परेशान थी। उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई गलत डिसीजन ले ले और अपनी लाइफ को ख़त्म कर ले। क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है सब लोग सबसे पहले मेन कम्युनिटी जो अपनी कम्युनिटी है उनमें बहुत ज़्यादा कंपलसरी है कि कुछ ना कुछ करता हुआ होना चाहिए। क्योंकि सब यही पूछते हैं, नाम बाद में पूछते हैं, पहले ये पूछते हैं आप क्या करते हो। तो वो करने के लिए उस चीज़ का उतना स्ट्रांग होना ज़रूरी है कि लोग फिर पूछें और सुनने के बाद में ये बोलें कि वाह आप ये करते हो। तो इसके लिए मैंने इसको चूज किया था। मेरे को नहीं लगा था कि मैं कभी इसको किसी के को प्रूव करने के लिए करूं, ये मैं खुद के लिए करना चाहता था क्योंकि मेरा आर्ट इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा अलग ही कनेक्शन हो गया है। मैं बहुत इंजॉय करता हूँ इस इंडस्ट्री को और मैं बहुत हैप्पीली जी रहा हूँ। अगर और दूसरे प्रोफेशन की बात करूँ तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने काम से खुश नहीं है। हाँ, अपने काम से खुश नहीं है। और जहाँ इंसान अपने काम से खुश नहीं है वहाँ वो उस काम को करता ही नहीं है उस ईमानदारी से करता तो कुछ ना कुछ झोल है फिर वहाँ। बिल्कुल सही बात। तो वो दिक्कत है।
लेकिन जब मैंने इसको चूज किया एज एन प्रोफेशन, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। मेरी सारी ग्रोथ, मैंने कभी अपने आप को ये नहीं बोला कि मुझे आज यहाँ रुकना है या फिर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं आज भी एक लर्निंग प्रोसेस में हूँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ और मुझे पसंद है सीखना खुद करके। तो इस करियर में आपको सबसे ज्यादा सपोर्टिव किसका था? कोई फ्रेंड या कोई फैमिली में एक मैं मेरे को अभी तक सबसे ज्यादा जो सपोर्ट मिला है वो मेरे डैडी का मिला है। ठीक है। शुरू के अंदर उनको डाउट था कि मैं शायद सही नहीं कर रहा हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे समझाया था। और एक जॉब भी जो गवर्नमेंट जॉब थी वो मुझे नहीं करनी थी, वो चाहते थे मैं करूँ। हाँ, लेकिन जैसे ही मैंने धीरे धीरे अपने आप को फाइंड किया, लोगों से पापा ने सुना कि वो उनका लड़का है, वो टैटू करता है, वो अच्छे टैटू बनाता है। पापा के कुछ फ्रेंड्स ने भी टैटू करवाया मेरे से। तो जब उनको पता चला कि मैं बहुत अच्छे टैटू करता हूँ तो पापा को बहुत अच्छा लगने लग गया कुछ टाइम बाद से ही। वो आज भी मेरे बनाए हुए टैटूज को अपनी स्टोरी पे अपलोड करते हैं। वो मुझसे ज्यादा, इवन उनके इंस्टाग्राम के ऊपर मुझसे ज्यादा पोस्ट है टैटूज की। तो वो उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा अभी तक और हमेशा करते हैं वो मुझे सपोर्ट। कोई इंसल्टिंग मोमेंट आपका जब आपने इस करियर को चुना और आपने सोचा कि यहाँ पे तो सब कुछ ही खत्म हो चुका है मेरा? हाँ बिल्कुल, ऐसा हुआ जब मैंने एक टैटू बनाया और बहुत अच्छे से उसको पिक्चर लिए उसके, आराम से उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए। आफ्टर 3 और 4 डेज क्लाइंट ने मुझे एक पिक्चर भेजी जिसके अंदर टैटू के ऊपर काफी सारे रैशेज हो रखे थे और मैं उसको देख के बहुत परेशान हो गया था। मैंने जैसे ही ये केस डिस्कस किया मेरे भैया से, वो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि मुझे पता है वो अच्छा सजेस्ट करेंगे, मैंने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे काफी सारी चीजें बोली और उनका समझाने का तरीका हमेशा ऐसा ही रहा है। वो बहुत सारा बोलते हैं, बहुत ऐसा बोलते हैं कि वो जिससे सुन के आपको शायद खाना नहीं पाएगा, लेकिन वो आपके नेक्स्ट डे के लिए अच्छा होता है। वो तो ऐसा हुआ जब उन्होंने मेरे को बोला उस टैटू के बारे में। मैं उसको उससे पहले तक बहुत अच्छा काउंट कर रहा था कि मैंने बहुत अच्छा टैटू करके दिया है, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे उन्होंने बताने शुरू की 2-4 चीजें, तो फिर मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि मुझे उस टाइम पे भी 3 साल हो चुके थे। उसके बाद में अगर ये चीज रिपीट होती है, कुछ टैटू के साथ में रैशेज वगैरह होते हैं, तो फिर ये सीरियसली डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। मेरे लिए तो हो गया था। लेकिन जब मैंने उस केस को देखा और उसके लिए जब मैंने उसको मेडिसिन रिकमेंड की और उसका रीजन मैंने उससे पूछा, तो उसका रीजन निकल के आया कि उन्होंने स्विमिंग पूल का सेशन ले लिया था उस टैटू के बाद में, तो उसकी वजह से बॉडी में हीट हो गई थी बहुत सारी, तो उसकी वजह से काफी सारे रैशेज हो गए थे। आफ्टर 1 टैबलेट वो ठीक हो गए थे। इतना बड़ा मैटर नहीं था, लेकिन मेरे लिए वो था क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था मेरा किसी टैटू को ऐसा इस कंडीशन के अंदर कभी नहीं देखा था। क्योंकि हर आर्टिस्ट जब अपने आर्टवर्क को देखता है तो उसको फाइन दिखना चाहता है, आफ्टर हीलिंग भी वो बहुत अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन इन केस जब वो हील हो रहा है अपने हीलिंग पीरियड के अंदर और समझ में आया, उनको देखने में आया कि ये तो इन्फेक्ट हो गया है किसी भी वजह से, तो वो फिर डिसअपॉइंटिंग होता है और कोई भी आर्टिस्ट पसंद नहीं करता। सही है, बिल्कुल। करियर वाइज आपने आपको खुद को एस्टेब्लिश कर लिया है, चाहे आप स्ट्रगल खेलो या मनी वाइज खेलो, आपने आप एक मुकाम पा लिया है। तो अगर कोई इस करियर को चूज करना चाहे या मनी वाइज देखना चाहे तो एक ईयरली टर्नओवर या नेटवर्थ कुछ? अगर इसको एज एन करियर कोई सोच रहा है तो फिर मैं एक बिल्कुल सिंपल और सीधी बात है, अगर आप उसको एज एन करियर सोच रहे हो तो फिर आप ये भी सोचो कि आपके अंदर वो एक आर्टिस्ट है या नहीं जो इसको एज एन करियर एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि एज एन करियर अगर कर लिया गया इसको एक्सेप्ट और उसके बाद में एक आर्ट फॉर्म उस तरीके से नहीं चली तो फिर आपको डेफिनेटली बहुत सारे स्ट्रगल्स करने ही पड़ेंगे इस पूरी जर्नी के अंदर। लेकिन अगर आपने अपने खुद को ये बता दिया कि ये मेरे लिए काम नहीं है, ये मेरे लिए अपनी लाइफ का वो पार्ट है जो मुझे कंपलसरी करना है जब तक कि मैं हूँ अलाइव, तो फिर बेस्ट है आपको इसका प्रोफेशन इसको बनाना चाहिए अपनी लाइफ का। और फाइनेंशियली की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कभी होगा नहीं। अगर आप जेन्युइनली किसी काम को अपने दिल से कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली उसमें ग्रोथ मिलेगी, आपको कोई ऐसा स्ट्रगल फेस करना नहीं पड़ेगा। हाँ, बिफोर ट्रेनिंग जब मैंने इसको प्लान किया था कि मुझे इसको ट्रेनिंग करनी है, मुझे टैटू आर्टिस्ट बनना है, तो मुझे काफ़ी सारे स्ट्रगल्स हुए थे क्योंकि मैं वो दौर था जिस दौर के अंदर मैं कुछ अर्न कर नहीं रहा था, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा अमाउंट देना था एज एन माई फीस। उसके लिए मैंने मेरा एक फोन भी सेल किया जो मैंने मेरे बर्थडे पे खरीदा था। उसको मैंने सेल करके अपनी पूरी फीस पे की और उसके बाद मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपने आप के अंदर काम करता गया, मैं अपने आप को फाइन किया, वैसे वैसे धीरे धीरे सब लोग मुझसे इंटरेक्ट भी हुए। बीइंग एन गुड ह्यूमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप चाहते हो, क्योंकि उसी से जनरेट होते हैं क्लाइंट्स। आपसे जब तक वो कनेक्ट नहीं होंगे हार्ट टू हार्ट तब तक आप ना उनको समझ पाओगे ना वो आपको समझ पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से भी इसको देखा जाए। चूज़ करने के बाद काफ़ी सारे आर्टिस्टों के साथ में ये भी फेस होता है कि वो कुछ टाइम तक अपने स्टूडियो को रन करते हैं, उसके बाद में उनको अनफॉर्चुनेटली बंद करना ही पड़ता है। ठीक,
क्योंकि वो बंद करने का क्या कारण रहता है कि वो उसको बंद करने का सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न मैं बताऊँ तो है इनकम। ठीक है। जब वो नहीं हो पाती है तो बहुत सारे खर्चे होते हैं एक स्टूडियो के, तो वो नहीं फिर कैरी ऑन हो पाते हैं, ठीक और इसके बिहाफ पे फिर सब ये सोचते हैं कि उनको अब ये पैकअप कर देना चाहिए। ठीक। तो ऐसे करियर करियर वाइज जो भी आर्टिस्ट इसको करियर को चुनता है, जब वो अपनी ट्रेनिंग के लिए जाता है, तो उसको क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं या डिसएडवांटेज कह लो, जिससे उसको बच के रहना चाहिए? पहला तो देखो, अगर इसको इस इंडस्ट्री के अंदर कोई आना चाहता है तो वो अपने अंदर एक छोटा सा एक वो लेके आए, स्पार्क लेके आए आर्ट की। हम्म। बाद में वो कितनी बड़ी आग बनती है वो अपने ऊपर डिपेंड है, उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर है अगर वो, हम्म। तो डेफिनेटली उसको बहुत अच्छा मिलने वाला है रेस्पॉन्स इंडस्ट्री से। क्योंकि अगर आपके काम को लोग पसंद कर रहे हैं और आपसे मिल रहे हैं, आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इस बारे में कभी वरी अबाउट करने की जरूरत नहीं है कि ये फ्यूचर को सेव कर रहा है या नहीं। आप अपना फ्यूचर तभी सेव कर चुके होते हो जब आप किसी से बात कर रहे हो डायरेक्ट, और हम्म। बंदा आपको समझ रहा है, आपको प्रेफर कर रहा है। इस जयपुर की बात करूँ तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जयपुर के अंदर, लेकिन जो कुछ लोग मुझसे टैटू बनवाना चाहते हैं वो सिर्फ मुझसे ही बनवाना चाहते हैं। अगर मेरी हाँ, जगह मैं किसी और को भी रिकमेंड करता हूँ तो एग्री नहीं करता एग्री है। नहीं करते, सही बात। तो उसका सिंपल सा रीजन यही है कि कहीं ना कहीं मैंने उनके हार्ट को, उन्होंने मेरे हार्ट को इस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, समझ लिया है कि मैं उनके थॉट को, उनके कॉन्सेप्ट को मेरे आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको दे पा रहा हूँ लाइफ टाइम के लिए, और वो उसके लिए फिर पे करते हैं मुझे, हाँ बिल्कुल। जिससे सब चीज़ें बैलेंस हो जाती है। कभी कभी कुछ केसेस के अंदर जहाँ आर्टिस्ट अपना अच्छा आर्ट वर्क ट्राई करने के बाद भी नहीं दे पाता है, हम्म। तो क्योंकि आजकल के क्लाइंट बहुत स्मार्ट हो गए हैं, हाँ वो हर तरीके से सोचते हैं, समझते हैं, डिसीजन बिल्कुल। लेते हैं, वो ये भी पता करते हैं कि कौन कैसे टैटू करता है, किसकी प्राइस हाई है, किसकी प्राइस कम है। सारी चीजों के रिव्यूज वगैरह, सर्च वगैरह, सारी चीजें डिटेल्स हाँ में लेके बिल्कुल, आते सब हो। वो सर्च करके आते हैं, तो उस हिसाब से उनको वैसा वर्क फिर मिलना चाहिए। ठीक। आर्टिस्ट को अपने आप में इतना इंप्रूवमेंट करके रखना चाहिए अपने आर्ट फॉर्म में, अपने एक्सपीरियंस को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए कि वो एक अच्छा टैटू दे पाए उस क्लाइंट को। तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी एज एन प्रोफेशन इसको चूज करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस अगर आर्टिस्ट मेहनत कर रहा है, अपने काम पे लगा हुआ है, दिल से कर रहा है वो सब चीज़ें, तो उसको डेफिनेटली ग्रोथ मिलती है। हम्म। और बात करूं इसकी इनकम की, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप आफ्टर 3 और 4 मंथ्स आपने जो पे किया है, एज एन फीस पे की है, वो आप 3 और 4 महीने के बाद रिकवर कर सकते हो। तो इतना ओके। बड़ा कोई इशू है नहीं। जब आप 3-4 महीने के अंदर अपना 1-1.5 लाख रुपए की फीस का अमाउंट रिकवर कर पा रहे हो, तो आप ये सोच लो ना, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अगर आपने अपने काम को बहुत प्यार से किया, दिल से किया, हाँ और लोगों को वो पसंद आ रहा है, तो आप बेफिक्र होके जी सकते हो जिंदगी, आपको बहुत अच्छी इनकम मिलेगी, आप अपने बिल्कुल। सारी लाइफस्टाइल चला सकते हो, सब खर्चे कर सकते हो, सब चीज़ बैलेंस है, कोई और इसमें प्रॉब्लम नहीं। खुशी की बात है, आपने अपने पैशन को ही फॉलो किया और अपने हाँ, पैशन। मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है ये। मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड इसलिए मानता हूँ कि शायद मैं उन लोगों में से हूँ, बहुत कम लोगों के अकाउंट में हूँ मैं, जो लोग अपने प्रोफेशन को जी रहे हैं या जो हाँ, खुश है अपने काम खुश से, है अपने काम से, जो दिल बहुत से कम उसको लोग। कर रहे हैं और कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप और कुछ बताना चाहो, जैसे कोई क्लाइंट आता है, आज के मार्केट के टाइम पे कई प्रकार के स्कैम्स भी होते हैं, चलो आर्टिस्ट की तो अपन ने बात कर ली, लेकिन जैसे कोई क्लाइंट भी है जो किसी आर्टिस्ट के पास जाता है, तो कई प्रकार के उसके स्कैम्स भी हो जाते हैं, तो वो या टैटूज से बचने के लिए कुछ डेफिनेटली सजेस्ट। सही कह रहे हो, बिल्कुल आप। ऐसा होता है, और ऐसा होता इसलिए आया है क्योंकि जब एक क्लाइंट किसी आर्टिस्ट के साथ में डिस्कस करता है अपने कॉन्सेप्ट को, तो उसको ये पता होता है कि वो एक आर्टिस्ट से डिस्कस कर रहा है, हाँ। जो भी कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर करेगा आर्टिस्ट। हम्म। लेकिन कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है, कभी कभी आर्टिस्ट या तो उसके कॉन्सेप्ट को पता नहीं कर पाता कि अगले को क्या चाहिए, या फिर कभी कभी किसी क्लाइंट का पर्टिकुलर डिजाइन फिक्स होता है, उसको ठीक। चाहिए। हाँ। तो उस कंडीशन के अंदर आर्टिस्ट को सिर्फ इतना लगता है कि वो उनको आए, उन्होंने उससे हम्म। डिजाइन ले और उसका प्रिंट लेके टैटू शुरू करे। ठीक। जस्ट अपार्ट में बात करूं इस चीज की, कि अगर उस कॉन्वर्सेशन को सिर्फ 15 मिनट और दी जाए हाँ। और डायरेक्ट बात की जाए ना, तो हाँ। समझ में आएगी दोनों को चीजें। आर्टिस्ट को ये भी ये लगेगा कि मुझे कोई कॉन्सेप्ट इनके लिए क्यों बनाना चाहिए, ठीक है। और उसके पीछे, और क्लाइंट को भी ये लगेगा कि ये एक आर्टिस्ट है जिन्होंने मेरा कॉन्सेप्ट सुना और उसको एक डिजाइन में कन्वर्ट करके दिया। तो ये एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट कर देती है ये सिचुएशन, कि उसके बाद में वो क्लाइंट कभी आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा किसी और क्लाइंट के साथ में। वो हमेशा ये चाहेगा कि जब भी उसका कोई नेक्स्ट टैटू हो, वो आपको ही चूज करेगा, डेफिनेटली चूज करेगा। तो ऐसी कोई स्टोरी है जो कोई क्लाइंट है, कोई दूसरे आर्टिस्ट से परेशान होकर आपके पास आया हो और उसने आपको रिकवर करके दिया हो? आर्टिस्ट से परेशान होके तो जैसे कैसे बोलूं, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कभी कभी जैसे कि क्लाइंट किसी, की भी कोई परेशानी होती है कि हाँ भाई उसका टैटू वगैरह बिगड़ जाता है, कुछ भी आप मीनिंग हाँ मान सकते हाँ, हो उसका? ऐसा होता है। जैसे किसी किसी केस में, मानो अगर क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं है अपने टैटू के साथ में, तो वो डेफिनेटली फिर दोबारा उस जगह विजिट नहीं हाँ। करता है, और वो एक अच्छे आर्टिस्ट के लिए चूज करता है। हो सकता है किसी को ऐसा, किसी ना किसी को लगा हो, जब भी हाँ। मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो उसने
प्रीवियसली कहीं और से टैटू करवाया है, फिर उसने मुझसे टैटू करवाया और वो सेटिस्फाई फील कर रहा है, तो मेरे लिए एक हैप्पी मोमेंट होता है कि चलो ठीक है, कम से कम मैं उसकी डिमांड कंप्लीट कर पाया, उसको जो चाहिए था वो समझ पाया और उसको वैसा टैटू दे पाया कि अब वो आगे के लिए मुझे ये बोल के जा रहा है कि भैया अब से जो भी टैटू होने वाले हैं वो मैं आपके साथ ही टैटू करवाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज, जैसे कि मैं भी पूरी लाइफ आपके पास ही आने वाला हूँ और किसी के पास नहीं जा सकता। काइंड वर्ड। बिल्कुल, ये रहा ना टैटू, ये बिल्कुल आपने ही बनाया, बहुत प्यारा टैटू है, इसमें भी सारे मीनिंग्स हैं। हील वेल, अच्छा हाँ, हील हुआ है बहुत ही भी, बहुत प्यारा है। डार्केस्ट कलर में। कि कोई इस करियर में आ रहा है, ट्रेनिंग पीरियड में वो जा रहा है, अपने आर्ट को उसमें चिंगारी को लेके आया वो अपने अंदर, बट वहाँ पे ट्रेनिंग भी कर रहा है और सारी चीजें कर रहा है, बट कुछ वहाँ पे भी ऐसे डिसएडवांटेज होते हैं जिससे उसको फेस ना करने पड़े। आर्ट फॉर्म के बाद में एक बिगनर की अगर मैं बात करूं, अगर उसने टैटू इंडस्ट्री को एज एन आर्टिस्ट उसने चुन लिया है खुद को, तो उसके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उसका बस ये ध्यान रखना है कि वो अपने आर्ट को कहीं भी सेक्रीफाइस ना कर रहा हो किसी भी सिचुएशन के पीछे। इनकेस ऐसा देखा है मैंने मेरी इंडस्ट्री के अंदर। पहली बात तो ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डार्क टाइम से भी जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी हैं जो इसमें, अगर इस इंडस्ट्री की मैं बात करूं खुल के, तो इसके अंदर नशे बहुत हैं इस इंडस्ट्री में। बिल्कुल। लोग अब अलग अलग चीजों से एडिक्ट हो जाते हैं अपने प्री मेच्योर एज में, अलग अलग नशे कंज्यूम करने लग जाते हैं। तो बस मैं चाहता हूँ न्यू बिगनर्स से जो इस इंडस्ट्री को चूज कर रहे हैं वो इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस करके चले, क्योंकि ये उनके फॉर्म को और ज्यादा खराब कर देगा इन फ्यूचर। जैसे जैसे वो इसमें इंप्रूव करना शुरू करेंगे, लेकिन उनकी अगर ये आदत लग गई कि उनको नशों के बाद ही इस कॉन्सेप्ट पे काम करना है, टैटू के लिए काम करना है, तो वो उनके लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। बाकी अगर वो बहुत जेन्युइनली काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं अपने काम के ऊपर, तो उनके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर है। उनको कुछ ऐसा ज्यादा स्ट्रेस लेके सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने ये प्रोफेशन क्यों चूज कर लिया। ठीक है, बहुत सेफ फ्यूचर है। आप एंजॉय करके अगर अपने काम को कर रहे हो तो आप डेफिनेटली उस काम को करते रहो, आपकी सारी जरूरतें डेफिनेटली कंप्लीट होगी। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, जैसा आज तक होता है मेरे साथ, तो मैं एग्जांपल हूँ और मेरे से भी बड़े बड़े एग्जांपल हैं। मैं बात करूँ एलियंस टैटू के फाउंडर की, सनी भानुशाली सर की, तो वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पर्सनैलिटी में है। अभी रिसेंटली फोर्ब्स में भी उनका इंटरव्यू आया था। इंडिया के अंदर मोर देन 20 उनकी ब्रांच होगी ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो बहुत सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है। अगर उनकी बात मैं करूं तो वो अच्छे बिजनेसमैन है। उनको उनको ये पता है कि कैसे एक अच्छी टीम को रन करना है, और उनका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, उन्होंने टैटूज बनवाए, वो उधर से ही बनवाए उन्होंने, क्योंकि उनके पास में एक ऐसी स्किल है जिससे वो एक बिगनर को रेडी करते हैं। बहुत फाइन आर्टिस्ट है उनके पास। मोर देन 100 आर्टिस्ट होंगे उनकी क्रू में। तो बहुत बड़ा चेन है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ऐसा कभी मेरे को नहीं लगता प्रोफेशन वाइज अगर किसी ने इसको चूज किया है और अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसको कभी ये सोचना पड़ेगा कि उसने कोई गलत डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ में। ठीक, सेफ है सब कुछ। ऐसे करियर वाइज आपके क्या विजन है आगे के गोल को लेकर? एज एन दिस करियर आगे मैं चाह रहा हूँ कि इस फॉर्म को मैं और थोड़ा सा फाइन करूँ, और इसको इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर की कंट्रीज में भी मैं इसको इन्फ्लुएंस कर पाऊँ। क्योंकि जितना इंडिया में पैदा होने के बाद मुझे सीखने को मिला संस्कृत से और बाकी सब चीज़ों से, तो मेरे आर्ट फॉर्म में, कैलीग्राफी में, मैं चाहता हूँ कि मैं इस आर्ट फॉर्म को आउट ऑफ कंट्री भी लेके जाऊँ। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी सेलिब्रिटीज को जिन्होंने संस्कृत के टैटूज करवा रखे हैं। कैटी पेरी एक एग्जाम्पल है उसका, जिन्होंने लिखवा रखा है यहाँ पे टैटू है, संस्कृत के अंदर टैटू है वो भी। तो मैं चाह रहा हूँ कि बाहर के लोगों को, क्योंकि देखो इसकी डिक्शनरी अवेलेबल है ही नहीं ऑनलाइन भी। अगर किसी को कुछ संस्कृत से रिलेटेड टैटू चाहिए इंग्लिश के अंदर, हम समझ सकते हैं कि हमारे पास गूगल है, बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन संस्कृत को देखा जाए तो, क्योंकि संस्कृत में वो चीज प्रॉपर शुद्ध भी होनी चाहिए, वो संस्कृत की व्याकरण के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, तो वो बहुत कम है, वो बहुत लोगों को नहीं मिल पाती है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अवेयरनेस ही नहीं है कि किस डिक्शनरी में क्या होता है एग्जैक्टली ये वर्ड जो अब मैं लिखवा रहा हूँ, संस्कृत में जो टैटू करवा रहा हूँ, वो एज इट इज वैसा मीनिंग करेगा या नहीं करेगा। तो इसकी बहुत जरूरी। तो मैं चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे मैं इसको इतना इन्फ्लुएंस कर पाऊँ कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी जाए, और उसकी, क्योंकि संस्कृत बहुत ज्यादा बड़ी डिक्शनरी हो गई और उसके अंदर बहुत ज्यादा डीप मीनिंगफुल चीजें हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग इसको समझें, सुने, और अगर कुछ उनको करवाना है स्क्रिप्ट के अंदर तो संस्कृत को चूज करें। बहुत अच्छे टैटूज हैं इसमें, मैंने डिजाइन कर रखे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे एआई आया है जब से, तो उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं इस करियर में? बिल्कुल, एआई आने के बाद में बहुत हेल्पफुल हो गया है लोगों के लिए संस्कृत के टैटूज चूज करना। क्योंकि जब एआई को अपन कोई कमांड देते हैं कि इस टैटू को, इस टैटू से रिलेटेड कोई संस्कृत का मीन या कोई वर्ड बताओ, तो एआई बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है अच्छे अच्छे चीजों को, अच्छे अच्छे वर्ड्स को, जिनको हम यूज ले सकते हैं एज एन टैटू। लेकिन वो इसकी व्याकरण के अकॉर्डिंग शुद्ध है या नहीं, इसकी गारंटी एआई खुद भी नहीं देता। तो इसके लिए पर्टिकुलर आपको ऐसे किसी बंदे से ही मिलना पड़ेगा जिसको संस्कृत का
पता हो, उसको पता हो कि कहाँ पे अनुस्वार लगने वाला है, कहाँ हलंत लगने वाला है और कहाँ पे विसर्ग लगेगा। तो संस्कृत इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है। बाकी ठीक है, एआई बहुत हेल्पफुल है, मेरे हाँ। लिए भी बहुत हेल्पफुल है। मैं भी काफी टाइम उसको यूज लेता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि कुछ चीज एआई से डिस्कस करनी चाहिए तो मैं उससे डिस्कस भी करता हूँ और मुझे सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। कैरियर वाइज भी इतनी बातें हो ही चुकी है, तो पर्सनली भी बात कर ही लेते हैं कि आपके लव लैंग्वेज या कुछ रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग के बारे में आप बताना चाहें, या ट्रू ठीक लव है। के मीनिंग्स। मेरे करियर के अंदर पहली मैं शुरुआत मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली शुरुआत टैटू इंडस्ट्री में ही आने के बाद ही हुई थी। ठीक है। और वैसे जैसे जितना लोगों को लगता है उतना भी ऐसा नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर। वैसे मैं भी सीख कर रहा था एक ट्रू लव के लिए, क्योंकि मैं चाहता था एक जर्नी, ऐसी जर्नी जिसके अंदर मैं ऐसे इंसान के साथ में बाकी की जिंदगी जीऊँ जिसके साथ में मुझे सच में उस जिंदगी को जीना लगे, जीना काटना नहीं लगे। बिल्कुल। तो इसलिए बाकी ऐसा भी नहीं है कि मैंने पहली बार में ही ऐसा लग गया मेरे को कि ठीक है शी इज परफेक्ट। परफेक्ट। लाइफ में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, आपके जरूरी नहीं है हर बार आपको वो इंसान ही मिले जिसकी तलाश में आप निकले हो। और हो सकता है कि वो आपको आपकी उस एज में मिले जिस एज के अंदर आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो। ठीक है। ऐसे ही कुछ केस मेरे साथ भी हुए थे। बहुत सही बात। शुरू होती है चीजें धीरे धीरे और कुछ रिलेशन आगे बढ़ते हैं। एज का तो कुछ बता नहीं सकते, लेकिन जब तक वो चलते हैं सब चाहते हैं अच्छे से ही चलाना। अच्छे से ही चले लेकिन सब। मेरे प्रोफेशन में सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ। हाँ बिल्कुल। रिलेशनशिप में मेरे सबसे ज्यादा जो मेरे को चीजें फेस करनी पड़ी वो इसी वजह से करनी पड़ी कि मैं अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई वर्क। वर्क। और मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हालांकि मैंने ये क्लियर कर दिया था हर कर बार दिया कि था, मेरे को मेरे प्रायोरिटी पे मेरा काम है, उसके बिल्कुल। बाद के अंदर इफ मेरे पास टाइम रहता है तो हम डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे, हाँ। हम रहेंगे। लेकिन और वही होता है ना कि जब कोई दो इंसान साथ में आते हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए तो वो एक्सपेक्ट करते हैं एक दूसरे से सब चीजें। ऐसी मेरे साथ भी हुआ तो एक्सपेक्ट था कि हम बहुत बात करेंगे, बहुत लेकिन बात ऐसा हो करेंगे, नहीं पाता था हो नहीं क्योंकि मैं मोस्टली बिजी होता था अपने टैटूज के अंदर। तो जितने भी ब्रेकअप हुए मेरे एक दो इसी वजह से हुए कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा। और उसके बाद में अनएक्सपेक्टेडली जब मैंने कभी प्लान ही नहीं किया था इस चीज को कि दोबारा कभी ऐसा होने वाला है, मैं हाँ। ब्रेकअप से निकला। हाँ। एक बहुत बुरा फेज था, 3-4 महीने मुझे लगे निकलने के लिए रिकवरी पे। और जब मैं वापस एक न्यू बर्थ के साथ में वापस गया अपने काम में, तो फिर उस दिन मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी आउट साइड से कि कोई मेरे को आए और चूज करे और मैं किसी के साथ, मेरे को किसी से प्यार हो और मैं उसके साथ जिंदगी जीऊँ आगे की, ऐसा कुछ मेरा था नहीं। लेकिन वो ये ना सडन वाली बातें हैं, चीजें हो जाती है अपने आप। हाँ। तो आते हैं फिर कुछ लोग, एक इंसान आया मेरी जिंदगी के अंदर, इसके बाद मैं रुक गया, अपनी जिंदगी में रुक गया। उसके बाद मैंने कभी किसी को फाइंड नहीं किया और मेरे को पता लग गया था उसकी प्रेजेंस के बाद में कि शी इज दैट वन। ठीक। और आई एम हैप्पी। मार्शल स्टेटस आप कब कंप्लीट करना चाह रहे हो शादी के लिए? ओके, शादी को लेके भी अभी मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं किया, लेकिन हाँ आने वाली 1-2 साल के अंदर मैं शादी कर लूंगा, उस बॉन्ड को मैं परमानेंट कर लूंगा ताकि मैं सोशली लोगों को खुश कर पाऊँ कि हाँ ठीक है मैंने शादी कर ली है। शादी कर ली। बाकी इवन अगर बात करूँ मैं शादी करने और नहीं करने की, तो मैं अभी फिलहाल जिस तरीके से जिंदगी जी रहा हूँ, जिस तरीके से जिस रिलेशनशिप में मैं हूँ, उस रिलेशनशिप के अंदर मैं अपने आप को शादीशुदा मान चुका हूँ। मैं इवन अपने आप को पति ही मान चुका हूँ किसी का। तो मेरे को ऐसा लगता नहीं है कभी जरूरी कि किसी समाज के लिए मुझे ये भी करने की जरूरत है। हाँ लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि करना पड़ेगा ये तो इसके लिए मैंने टाइम सोच रखा है। 1-2 साल के बाद में मैं इसको जरूर प्लान करूंगा एक अच्छे तरीके से करके दोस्तों के साथ में। और फैमिली। यू आर इनवाइटेड। सो मच मिस्टर प्रमोद, आपका कीमती समय देने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात। होप आप लाइफ में ऐसे ही ग्रो करते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स। तो हमारे पॉडकास्ट में व्यूअर्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, लास्ट मैसेज? व्यूअर्स के लिए लास्ट मैसेज तो ये है कि बीइंग अ गुड ह्यूमन सबसे अच्छी बात है। आप कौन हो, कहाँ हो, कैसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छे इंसान होने चाहिए और आप जो भी कर रहे हो लाइफ में, आप सबसे पहले ये सोच के करो कि उसका कोई डिसएडवांटेज होने नहीं वाला, उससे किसी का लॉस नहीं होने वाला। और अगर आप ऐसे ही करते रहते हो, अच्छे इंसान बने रहते हो, तो भी आप अच्छी जिंदगी जी सकते हो। आपको किसी को पैसे से या अपने काम से और घमंड करके कोई चीज करके दिखाने की जरूरत ही नहीं है। आप अच्छे इंसान रहो, सब कुछ अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हर हर थैंक यू सो मच महादेव। रिटोर्ड गुच्ची। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव।